हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। मतलब यहां आपको 1 या 2 चैप्टर पढ़ने के बाद किसी भी तरीके का कोई पेमेंट करने की नीड बिल्कुल नहीं होती है। साथ ही आप यहां पर CUET, IIT, JEE, नीट, SSC, बैंक, रेलवेज जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो इससे अच्छी बात से स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। दिस इज प्रोफेसर बरका गुप्ता, योर कंप्यूटर एजुकेटर फॉर क्लास 10th और क्लास 10th कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक कोड 165 का। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेट ब्रेन्स सैंपल पेपर सॉल्यूशन। मतलब आपका जो CBSE ने सैंपल पेपर रिलीज किया है वो सैंपल पेपर अवेलेबल है, उसका सॉल्यूशन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। उसी सेम पैटर्न पे अब मैग्नेट ब्रेन्स के कुछ सैंपल पेपर्स मैं आपके लिए लेकर आई हूं जिसके 100% चांसेस है आपकी एग्जाम में आने के, जिसकी वजह से आपको ये पता चल जाने वाला है कि किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, किन किन क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं। सो स्टूडेंट्स डोंट मिस दिस सैंपल पेपर सॉल्यूशन, ओके? क्योंकि आज की इस वीडियो में हम पेपर 1 डिस्कस करने वाले हैं और आने वाली वीडियोस में हम इसी तरीके के और बहुत सारे सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे ताकि आप के जो मार्क्स हैं कंप्यूटर एप्लीकेशन के वो 100% हो जाए। फाइन, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को विथ दी सैंपल पेपर सॉल्यूशन। सबसे पहले तो जनरल इंस्ट्रक्शंस एज यू नो कि आपको पढ़ लेना है। जैसे ही आपको एग्जाम में पेपर मिलेगा, इंस्ट्रक्शंस के लिए आपको टाइम निकालना है और आपको स्टार्टिंग में इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना है। वेल, सैंपल पेपर सॉल्व करते करते अब आपको ये पता चल जाएगा, इनफैक्ट आपको ये रटा जाएगा कि आपको पता है कि 5 सेक्शन होंगे। 5 सेक्शन में फर्स्ट सेक्शन में इतने क्वेश्चंस होंगे, MCQ बेस्ड होंगे, कुछ असर्शन रीजन बेस्ड होंगे। सेक्शन 2 में आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे, राइट? सो ऐसे जब हम सैंपल पेपर्स को सॉल्व करते जाएंगे तो इंस्ट्रक्शंस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ भी जाएंगी, बट फिर भी एक बार केयरफुली आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना है, ओके? सो क्या इंस्ट्रक्शंस है? योर क्वेश्चन पेपर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 5 sections, section A, B, C, D and E. All questions are compulsory, सारे questions compulsory है। However, an internal choice of approximately 30% is provided। मतलब आपको पहले जैसे जो बोर्ड एग्जाम में पेपर आता था उसमें 3 या 4 सेक्शन होते थे, इस बार आपको 5 सेक्शंस मिलेंगे। अब यहाँ पर इंटरनल चॉइस आपको 30% मिलना है, मतलब कुछ 2-4 क्वेश्चन में ही आपको चॉइस मिलना है। फाइन, सो सेक्शन ए की यदि बात करें तो सेक्शन ए हैज 12 क्वेश्चंस कैरिंग 1 मार्क ईच। सेक्शन ए में 12 क्वेश्चन है, 1 मार्क का हर एक क्वेश्चन होगा और ये सारे क्वेश्चंस आपके MCQ बेस्ड होंगे, ये भी ध्यान रखना है। मतलब स्टार्टिंग के जो 12 क्वेश्चंस है वो आपके प्रॉपर ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो बुक में जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं ना हर चैप्टर के बाद, वो अच्छे से कर लेना, ओके? देन इसमें कुछ लास्ट के जो 2 क्वेश्चंस होंगे, मतलब 1 to 10 तो आपके प्रॉपर MCQ बेस्ड होंगे एंड 11 and 12 जो क्वेश्चन है वो आपके असर्शन एंड रीजन बेस्ड होंगे, एंड आर बेस्ड, ओके? असर्शन रीजन। नाउ सेक्शन बी पे आ जाए, 7 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होने वाले हैं जो कि 2 मार्क्स के होंगे। सो 1 मार्क का होगा सेक्शन ए, 2 मार्क के होगा सेक्शन बी, जिसमें 7 क्वेश्चन मिलेंगे और यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे, उनके आंसर्स आपको लिखना है। 2 मार्क के अकॉर्डिंग आपको आंसर्स लिखना है, 250 to 60 वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग। नाउ सेक्शन सी हैज 4 शॉर्ट आंसर टाइप। अब सेक्शन सी जो होगा आपका वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का होगा। यहाँ पे जो हर एक क्वेश्चन होगा वो 3 मार्क का होगा, ओके? सो सेक्शन सी में 4 क्वेश्चंस मिलेंगे, शॉर्ट आंसर टाइप आपको आंसर लिखना है, ओके? और 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। सो सेक्शन डी होगा 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस कैरिंग 4 मार्क ईच। अब सेक्शन डी में सिर्फ एक ही क्वेश्चन आपको मिलेगा। सेक्शन डी में आपको चॉइस मिलेगी, उस एक क्वेश्चन में भी आपको ये पता करना है कि सेक्शन डी में से आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हो सकता है यहाँ पे आपको, क्योंकि HTML है तो HTML का कोड दे दिया और आपको आउटपुट बताना है, या आउटपुट दिया हुआ है, कोड भी दिया हुआ है, कुछ स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग आपको उसमें चेंजेस करके शो करने हैं, ओके? सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। नाउ सेक्शन ई। अब सेक्शन ई जो इस बार से ऐड किया है, इसमें 2 क्वेश्चन होंगे जो क्या होंगे आपके सोर्स बेस्ड और केस बेस्ड होंगे क्वेश्चंस, जो कि आपका 4 मार्क्स ईच होंगे। इट मींस कि आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो होगा कुछ इस तरीके से, सेक्शन ए, बी, सी, डी और ई। सेक्शन ए में आपके 1 मार्क के क्वेश्चन होंगे, सेक्शन बी में 2 मार्क के, सेक्शन 3 में 3 मार्क के, सेक्शन डी और ई में 4 मार्क के क्वेश्चंस होंगे, ओके? ये चीज आपको ध्यान रखनी है। यहां पर आपको मिलेगा सिर्फ एक ही क्वेश्चन, ठीक है? अब सेक्शन डी और ई जो है आपके केस बेस्ड ही क्वेश्चंस आने हैं, यहाँ पे ये भी ध्यान रख लेना।
कि केस बेस्ड, सोर्स बेस्ड कुछ कंडीशन दी रहेगी, उसके बेसिस पे आपको 4-5 क्वेश्चंस पूछ लेंगे, उनके आंसर्स आपको उस कंडीशन में से पढ़ के बताने होंगे। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन पेपर पैटर्न आपका होगा। सो चलिए स्टार्ट करें आज का सैंपल पेपर, जो कि बेस्ड है आपके बोर्ड एग्जाम पैटर्न पर। बिल्कुल, और हो सकता है कि जो मैंने क्वेश्चन अभी दिए हैं, हो सकता है क्या, आई एम श्योर कि इनमें से आपके एग्जाम पेपर में क्वेश्चन जरूर आएंगे। ओके, सो सेक्शन ए जो कि एमसीक्यू बेस्ड है, जिसमें 1 to 12 क्वेश्चन आंसर्स हैं, लास्ट 2 असर्शन है, 1 to 10 प्रॉपर आपके एमसीक्यू बेस्ड है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज यूजिंग समवन एल्स ट्विटर हैंडल टू पोस्ट समथिंग विल बी टर्म्ड एज। जब किसी और का ट्विटर अकाउंट कोई और एक्सेस करता है बिना उसे बताए, तो हम उसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, किस तरीके का क्राइम कहते हैं? तो साइबर क्राइम, साइबर एथिक्स वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। सो इसे हम क्या कहेंगे? फ्रॉड, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन स्टीलिंग या वायलेशन। सो नाम से समझ में आ रहा है, देखो ऑब्वियस इसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी थेफ्ट। मतलब कि किसी और के अकाउंट को आप उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम से या किसी और नाम से एक्सेस कर रहे हो आप। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी थेफ्ट। ये चीज क्लियर है ना अच्छे से? हो सकता है आपने इसका सुना भी हो, क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस होते हैं कि हो सकता है कि किसी का पर्टिकुलर पर्सन का अकाउंट हैक हो चुका होता है, और हैक होने के बाद उसी के नाम से वो पर्टिकुलर अकाउंट रन होता है और अपने फ्रेंड्स को या जिस भी किसी पर्सन को मैसेजेस आते जाते हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो अदर पर्सन को हार्म भी कर सकता है। सो ये हमने कहाँ देखा था? साइबर एथिक्स वाले चैप्टर में देखा था। ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर क्राइम वाले जो केसेस थे, उनमें हमने आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन स्टीलिंग, है ना, वायलेशन जैसे केसेस देखे थे। फाइन, सो यहाँ पे जब कोई पर्सन किसी का ट्विटर अकाउंट हैंडल करता है, उसमें पोस्ट करता है, ठीक है, और एक तरीके से हैकिंग वाला केस है यहाँ पे, तो उसे हम क्या कहेंगे? आइडेंटिटी थेफ्ट। सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई। नेक्स्ट, पिक दी ऑड मैन आउट। अब देखो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए, इनमें से ऑड बताना है क्या है। ठीक है, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, इस तरीके का क्वेश्चन भी आ सकता है। जनरली इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या लिखा है? अमेजोन, ईबे, ट्विटर, नापतोल। ऑब्वियस आप यहाँ पे देखो, अमेजोन को सभी जानते हैं, कौन नहीं जानता है? ईबे को भी जानते हो आप, नापतोल को भी जानते हो। ठीक है, सो अमेजोन, ईबे, नापतोल ये क्या है? ये सब आपके ऑनलाइन शॉपिंग एप्स है ना, मतलब वेबसाइट से, यहाँ से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो, राइट? इनके एप्स भी अवेलेबल है। बट ट्विटर क्या है? ट्विटर ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट नहीं है, है ना। सो ये क्या हो गया? ये आपकी एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट के अंदर आ सकती है। यहाँ पे आप कुछ पोस्ट करते हो, कमेंट करते हो, राइट? सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? व्हाट इज द ऑड वन? ट्विटर इज द ऑड वन। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर इमेंसली पॉपुलर सर्विस ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट की सबसे ज्यादा पॉपुलर सर्विस क्या है? सबसे ज्यादा जो इंटरनेट का खतरनाक यूज हो रहा है वो कहाँ हो रहा है? ई कॉमर्स में, ब्लॉग्स में, सोशल नेटवर्किंग में, ई शॉपिंग में। सो ऑब्वियस यहाँ पे देखो सभी आंसर्स लगभग सिमिलर है, लेकिन अपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा जो इमेंसली पॉपुलर सर्विस है इंटरनेट की, है ना, हम ये बोल सकते हैं जो इमेंसली पॉपुलर सर्विस है इंटरनेट की, वो आपकी सोशल नेटवर्किंग है। फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, टेलीग्राम, अलग अलग ऐप्स के थ्रू आप सोशल नेटवर्किंग करते हो, राइट? सो सोशल नेटवर्किंग इमेंसली पॉपुलर सर्विस है इंटरनेट की। ओके, अदर देन दिस ई कॉमर्स, ब्लॉग्स एंड ई शॉपिंग। फाइन, नाउ which of the following is not a feature service of the web? Which of the following is not a feature or a service of web? अब वेब का इनमें से बताना है कौन सा फीचर या कौन सा सर्विस नहीं है। अब वेब सबको अच्छे से पता है, वर्ल्ड वाइड वेब की बात हो रही है यहाँ पर, वर्ल्ड वाइड वेब क्लियर है ना? फाइन, सो ईमेल, टेलनेट, सीपीयू, चैट। अब ध्यान से देखो, हमने सेकंड चैप्टर में वेब सर्विसेज को भी पढ़ा था, जो वर्ल्ड वाइड वेब हमें वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें हमने ई लर्निंग, ई गवर्नेंस, ई ग्रुप्स, ई रिजर्वेशन, चैटिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल, बहुत सारी सर्विसेज को डिस्कस किया था वेब की, राइट? सो सेकंड चैप्टर से लिया गया है ये क्वेश्चन। इसमें आप ध्यान से देखो, आपको बताना है कौन सा वेब का सर्विस नहीं है। सो ईमेल है, टेलनेट है, चैट भी है ना। आप ईमेल, टेलनेट, चैटिंग, ये तीनों काम वेब सर्विसेज के थ्रू करते हो। बट सीपीयू इज द प्रोसेसिंग डिवाइस, है ना। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज सीपीयू। होप आपको अच्छे से समझ में आया ये क्वेश्चन भी, है ना। इजी है, देखो एमसीक्यूज तो इजी आएंगे, डोंट वरी। एमसीक्यूज में मतलब आपके मार्क्स पूरे 12 पक्के हो जाने हैं, आई एम श्योर, क्योंकि हमने इतने सारे एमसीक्यू सॉल्व किए, इतने अच्छे से डिटेल में चैप्टर्स को पढ़ा है।
फाइन. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स इज यूज्ड फॉर www. अब www के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है? ध्यान से देखो, www के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाता है, मतलब जब भी आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो, सपोज आपने मैग्नेट ब्रेन की बात कर लें अपन, www.magnetbrains.com. ओके, तो अब यहाँ पे बताओ ये जो www है ये कौन से प्रोटोकॉल्स की मदद से आप वेबसाइट को ओपन करते हो? तो इसके पहले क्या लिखा होता है? इसके पहले यहाँ पे एक प्रोटोकॉल लिखा होता है, उसका क्या नाम है? FTP, HTTP, W3C या नन ऑफ दिस? ऑब्वियस, यदि आपने कोई भी वेबसाइट को ध्यान से देखा होगा, उसके URL को ध्यान से देखा होगा, है ना, तो आप जल्दी से बता दोगे कि यहाँ पे क्या लिखा होता है? HTTP. किसी भी वेबसाइट को आप HTTP प्रोटोकॉल की मदद से ही सर्वर से एक्सेस करते हो. मतलब ये जो URL है www.magnetbrains.com, इस URL के थ्रू ही आप किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करते हो, बट ये URL सर्वर पे स्टोर है. सर्वर से उस पर्टिकुलर URL के थ्रू वेबसाइट का डेटा को एक्सेस करना है, तो वहां पे जो प्रोटोकॉल काम करता है वेबसाइट से डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एंड ऑल, वो होता है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ठीक है, अब इसके दो टाइप के प्रोटोकॉल्स हमने देखे थे, एक तो हमने HTTP देखा था, एक HTTPS देखा था. सो ये जो है HTTPS ये ज्यादा सिक्योर प्रोटोकॉल है ना. S फॉर सिक्योर. क्यों सिक्योर है? क्योंकि यहाँ पे एनक्रिप्शन टेक्निक का यूज किया जाता है, सिक्योर सॉकेट लेयर को यूज किया जाता है ताकि यूजर सेफली अपना काम कर सकता है, इंटरनेट सर्वर पर जितनी भी वेबसाइट्स है उन्हें एक्सेस कर सकता है, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? HTTP. याद रखना. ओके, नाउ व्हाट इज द करेक्ट HTML फॉर एडिंग अ बैकग्राउंड कलर? अब यहाँ पे देखो HTML पे आ गए हम, थर्ड चैप्टर पे. क्या लिखा है कि एक बैकग्राउंड कलर यदि आपको वेब पेज का सेट करना है, वेब पेज का बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो करेक्ट क्या स्टेटमेंट है? तो सबसे पहली लाइन आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि वेब पेज का बैकग्राउंड सेट करना है. हमें क्या सेट करना है? बैकग्राउंड. तो यदि आपको बैकग्राउंड में कलर ऐड करना है, कलर सेट करना है, या बैकग्राउंड में इमेज सेट करना है, यदि आपके माइंड में ये दोनों चीज क्लियर है कि बैकग्राउंड में यदि कलर सेट करना है तो हम किस ऑप्शन का यूज करते हैं? किस एट्रीब्यूट का? और यदि इमेज सेट करना है तो हम किस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं? तो ये चीज ध्यान रखो कि यहाँ पे यदि आपको इमेज सेट करना है तो आप बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करते हो, और कलर सेट करना है तो हम BG कलर का यूज करते हैं. फाइन. अगर ये आपके माइंड में है सेट, आपने बिल्कुल अच्छे से समझ लिया इस चीज को कि बॉडी टैग में, किस टैग में? बॉडी टैग की मदद से हम वेब पेज को डिजाइन करते हैं. तो वेब पेज में यदि आपको वेब पेज का बैकग्राउंड सेट करना है, तो कोई कलर यदि सेट करना है तो हम बॉडी टैग के BG कलर को एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे, और यदि हमें इमेज सेट करना है तो हम बॉडी टैग के बैकग्राउंड एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे. ये चीज क्लियर है ना अच्छे से? सो अब इसके अकॉर्डिंग आप आंसर फटाफट कर सकते हो. बहुत ईजी है. देखो, बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू येलो, तो पहला तो यही रॉन्ग हो गया क्योंकि बैकग्राउंड के साथ आप इमेज को शो करते हो, तो इमेज का पाथ बताना पड़ेगा, है ना. क्या बताएंगे हम यहाँ पे? इमेज का पाथ. लाइक आपकी इमेज D ड्राइव में पर्टिकुलर नाम से सेव है, D ड्राइव में abc.png इमेज है, राइट. तो आप यहाँ पे उसका पाथ लिखोगे. नाउ बैकग्राउंड येलो और बैकग्राउंड टैग क्लोज, तो बैकग्राउंड तो एक एट्रीब्यूट है, यहाँ पे कैसे शो हो रहा है? एक टैग के फॉर्म में शो हो रहा है, तो ये भी रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट देखो, बॉडी स्टाइल बैकग्राउंड कलर्स कॉलन वाइट, तो यहाँ पे यूज हो रहा है आपका क्या? CSS का कोड. भाई स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज हो रहा है जो कि बॉडी में क्या यूज होगा, है ना. सो ये भी रॉन्ग हो गया. नेक्स्ट देखो, HTML का कोड हमें बताना है, तो बॉडी BG कलर इक्वल्स टू वाइट. यस, इट इज करेक्ट, क्योंकि BG कलर यूज होता है बैकग्राउंड कलर सेट करने के लिए, और बैकग्राउंड यूज होता है बैकग्राउंड में इमेज सेट करने के लिए. और यहाँ पे हम लिखते हैं इसके साथ इमेज कुछ इस तरीके से. आपको इमेज का पाथ लिखना होता है. लाइक बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू, सपोज आपकी इमेज abc.html नाम से है. ठीक है, क्लियर हुआ अच्छे से? सो ऐसे आप इमेज स्पेसिफाई कर सकते हो. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज D, दैट इज बॉडी BG कलर इक्वल्स टू वाइट. अब ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है. ओके, सो बहुत ध्यान से हर एक टैग को समझ लेना. वीडियो अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में HTML के पूरी प्रैक्टिकल के साथ. एक टैग मैंने अच्छे से समझाया है, ठीक है, प्रैक्टिकल के साथ फिर से बता रही हूँ ताकि आपको कोई डाउट ना रहे. सारे टैग, उनके एट्रीब्यूट को अच्छे से हमें समझ लेना है, तो कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए ना ऑब्जेक्टिव्स में, आप इजीली करके आओगे आंसर. नाउ चूज द करेक्ट HTML टैग टू मेक द टेक्स्ट बोल्ड. टेक्स्ट को बोल्ड करना है अब. ठीक है, तो HTML में आपको कुछ टैग्स डिफाइन होते हैं जो कि फॉन्ट्स को फॉर्मेट करने के लिए होते हैं, फॉर्मेटिंग के लिए होते हैं, कि वेब पेज पे जो फॉन्ट हैं वो कैसे शो हो, बोल्ड हो, इटैलिक हो, अंडरलाइन हो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, ये सारे हमने फॉर्मेटिंग के लिए फॉन्ट्स देखे थे ना.
सो यहाँ पे बोल्ड करने के लिए टेक्स्ट को कौन सा टैग यूज किया जाता है HTML में, बी टैग, बोल्ड टैग, स्ट्रॉन्ग टैग या बोथ A एंड C। सो देखो मैंने पहले भी क्लियर किया था कि बोल्ड के लिए हम बी टैग यूज करते हैं, इटैलिक के लिए आई यूज करते हैं, अंडरलाइन के लिए यू यूज करते हैं, ठीक है। तो बी टैग तो यूज होता ही है फॉर बोल्ड, पर बोल्ड नाम से कोई टैग नहीं होता है, नहीं पढ़ा ना। अब स्ट्रॉन्ग नाम का भी एक टैग हमने देखा था, स्ट्रॉन्ग टैग भी क्या करता है, जो फॉन्ट है उन्हें बोल्ड ही शो करता है, स्ट्रॉन्ग शो करता है ना, राइट। सो यहाँ पे भी दोनों आंसर करेक्ट है, इट मीन्स कि बोथ A एंड C, दिस वन इज करेक्ट। फाइन, समझ में आया। बहुत अच्छे से याद रख लेना कि बोल्ड करने के लिए HTML में टेक्स्ट को वेब पेज पर बोल्ड करने के लिए बी टैग भी यूज होता है और स्ट्रॉन्ग टैग भी यूज होता है। तो बी और स्ट्रॉन्ग दोनों टैग यूज किए जाते हैं यहाँ पे टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए। ओके, सो करेक्ट आंसर समझ में आ गया। बाकी इटैलिक करने के लिए आई और अंडरलाइन करने के लिए यू टैग ही यूज होते हैं। ओके, सो आई और यू से भी रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, जैसे प्रीवियस सैंपल पेपर जो CBSE से आया उसमें इटैलिक से रिलेटेड क्वेश्चन था ना। सो मैंने तब भी क्लियर किया था कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है स्टूडेंट्स। सो होप आपको अच्छे से समझ में आई ये बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इफ द इमेज यू आर लोडिंग इन द वेब पेज इज नॉट अवेलेबल। ओके, ध्यान से समझो कि जो आप इमेज टैग में SRC एट्रीब्यूट में क्या करना चाह रहे हो, एक इमेज के पाथ के साथ इमेज को लोड करना चाह रहे हो। अब वो इमेज क्या हो रही है, लोड नहीं हो रही है। सपोज हो सकता है रीजन ये कि आपके सिस्टम में इमेज ना हो, है ना। सो देन यू वांट अ टेक्स्ट टू अपीयर इन द इमेज प्लेस होल्डर, विच एट्रीब्यूट लेट्स यू डिफाइन दिस टेक्स्ट। बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। अभी हमने देखो इमेज टैग के बारे में पढ़ लिया है, ठीक है। इमेज टैग का क्या काम होता है, वेब पेज पर इमेज को डिस्प्ले करना। इमेज कैसे रेंडर होती है, इसी एट्रीब्यूट की मदद से, ब्राउजर की मदद से इमेज रेंडर होती है वेब पेज पे। ओके, ये चीज हमें समझ में आई। अब इमेज टैग वर्क किसके साथ करता है, दो एट्रीब्यूट के साथ। पहला एट्रीब्यूट तो SRC, बिना SRC के वो वर्क नहीं करेगा। ओके, क्यों, क्योंकि इमेज जो आपको डिस्प्ले करवानी है वो आपके सिस्टम में पहले से एग्जिस्ट करना चाहिए ना। तो उसका पाथ हम यहाँ लिख देते हैं कि कहाँ से आपने इमेज ली है, सो उसका सोर्स हम बताते हैं, ठीक है। तभी आप वेब पेज पे इमेज को डिस्प्ले कर पाओगे। सो सपोज आपकी इमेज डी ड्राइव में है ना, कंप्यूटर नाम की इमेज है, computer.jpg इमेज है। फाइन, अब ये हमने एक इमेज ले ली, डी ड्राइव computer.jpg, सोर्स में बता दिया। तो SRC एट्रीब्यूट में तो क्या स्पेसिफाई कर रहे हो आप, इमेज का पाथ, कि ये इमेज जो कि डी ड्राइव में स्टोर है वो आपको वेब पेज पे शो करवानी है। फाइन, अब सपोज ये मान लो किसी रीजन से आपकी जो इमेज है, हो सकता है उसका साइज लार्ज हो इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रही हो सकता है वो इमेज आपकी एग्जिस्ट नहीं कर रही हो इसलिए डिस्प्ले नहीं हो रही हो। तो क्वेश्चन में यही पूछा है आपसे, क्या कि इफ द इमेज यू आर लोडिंग इन द वेब पेज इज नॉट अवेलेबल, कि जो इमेज आप वेब पेज में लोड करने वाले हो, ये जो computer.jpg की इमेज है वो अवेलेबल ही नहीं है डी ड्राइव पे, जो पाथ आपने मेंशन किया है। तो इसकी प्लेस पर आप कोई ऑल्टरनेट टेक्स्ट यदि डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो उसके लिए कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज करते हैं। सो ये मेन क्वेश्चन है। सो उसके लिए हम यहाँ पे कौन सा एट्रीब्यूट यूज करेंगे, वो एट्रीब्यूट बता दो। SRC होगा, A अलाइन होगा, टेक्स्ट होगा या ऑल्ट होगा। SRC में तो पाथ स्पेसिफाई करोगे आप। फाइन, अलाइन का मतलब क्या होता है ये अच्छे से पता है ना, टेक्स्ट को लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम अलाइन करना। इसी तरीके से इमेज को भी अलाइन कर सकते हैं। सो अलाइन एट्रीब्यूट का तो यहाँ हम यूज करेंगे नहीं। नाउ टेक्स्ट, टेक्स्ट नाम से कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, तो यहाँ पे बचा क्या आपका ऑल्ट। तो ऑल्ट का मतलब है ऑल्टरनेट टेक्स्ट। कौन सा एट्रीब्यूट आप यहाँ यूज करोगे, ऑल्ट। मतलब ऑल्टरनेट टेक्स्ट इट मींस कि यदि किसी वजह से ये इमेज डिस्प्ले नहीं होती है तो इमेज की प्लेस पर एक टूल टिप में, एक टेक्स्ट बॉक्स में कुछ मैसेज डिस्प्ले हो। लाइक ये इमेज आपकी कंप्यूटर की है ना, तो यहाँ पे आप शो कर सकते हो कंप्यूटर इमेज इस तरीके से, है ना। तो ये मैसेज आपका डिस्प्ले हो जाएगा। इन दैट केस कब, जब कोई इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है तब। इसके लिए हमने और बहुत सारे इसके एट्रीब्यूट्स भी देखे थे कि जब कर्सर आप इमेज पे लेकर जाओगे तब भी आपको ये मैसेज शो होगा। इट मीन्स लाइक सपोज ये आपका वेब पेज है, यहाँ पर आपका इमेज है, ये कंप्यूटर का इमेज है, ठीक है। सपोज ये डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो जब आप यहाँ पे कर्सर लेकर जाओगे तो एक टूल टिप में यहाँ पे आपको शो होगा कंप्यूटर इमेज। ओके, सो ये तरीका समझ में आ गया। क्या लिखा मैंने, कैसे बताया मैंने कि इमेज टैग बिना SRC एट्रीब्यूट के वर्क नहीं करता है। SRC एट्रीब्यूट मतलब सोर्स, यहाँ पे आप इमेज का पाथ लिखते हो कि इमेज आपके कंप्यूटर सिस्टम में कहाँ स्टोर है। उसके बाद बात करते हैं हम कि यदि इमेज की प्लेस पर आपको कोई टेक्स्ट शो करवाना है तो ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, दैट इज ऑल्टरनेट टेक्स्ट। ओके, अलाइन क्यों यूज किया जाता है, इमेज को अलाइन करने के लिए। सो करेक्ट आंसर क्या हुआ यहाँ, ऑल्ट। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन इमेज से आएगा एग्जाम में। इट मींस कि यहाँ पे आप ये चीज को समझो कि प्रीवियस जो सैंपल पेपर CBSE ने बनाया उसमें आपसे SRC पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे थे
ओके, सो कोई से भी एट्रीब्यूट पर बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो आपको ये चीज अच्छे से ध्यान रखना है कि बॉडी टैग के सारे एट्रीब्यूट मोस्ट इंपॉर्टेंट, ओके, जिसमें बीसी कलर बैकग्राउंड। इधर यहाँ पे आ जाओ, इमेज टैग मोस्ट इंपॉर्टेंट, इमेज टैग का एसआरसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल्ट एट्रीब्यूट इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद आ जाओ फिर अपने लिंकिंग पर, तो हाइपर लिंकिंग में हमने एंकर टैग को देखा था। सो एंकर टैग के भी जो एचआरईएफ एट्रीब्यूट है, एक्सटर्नल और इंटरनल लिंकिंग, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये जो मैं बता रही हूँ ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं जिन पर बेस्ड एमसीक्यूज क्वेश्चंस 100% एग्जाम में आते हैं। तो इनको बहुत अच्छे से कर लेना, इनके एट्रीब्यूट्स वगैरह, मतलब आईएमजी टैग, एंकर टैग, ओके, इनके एट्रीब्यूट्स बहुत अच्छे से करना डियर। समझ में आ रहा है ना? आएंगे इन पर बेस्ड क्वेश्चंस। नाउ द टैग दैट स्टार्ट्स अ टेबल सेल। अब आ जाओ टेबल्स पर। देखो टेबल्स हमने क्रिएट किया था, किस टैग की मदद से टेबल क्रिएट किया था? टेबल टैग की मदद से। क्या स्ट्रक्चर होता है टैबुलर डेटा क्रिएट करने के लिए? HTML में आप टेबल भी क्रिएट कर सकते हो ना, तो टेबल टैग ओपन करते हो आप, टेबल टैग क्लोज कर देते हो, तो इस तरीके से टेबल क्रिएट हो जाती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर टेबल में रो और कॉलम होती है ना, तो उन्हें क्रिएट करने के लिए हमें जिन पर्टिकुलर टैग्स का यूज करना होता है वो होते हैं आपके TR टैग। TR टेबल रो को डिफाइन करता है, तो इसकी मदद से देखो, टेबल की मदद से तो एक टेबल क्रिएट हो गई, अब इस TR की मदद से एक रो क्रिएट हो गई। लेकिन सेल कब बनती है? टेबल में सेल कब बनती है? जब कोई कॉलम क्रिएट हो तो ये एक सेल बन जाती है। ये सबको अच्छे से पता है ना? तो यहाँ पे TR के अंदर इस तरीके से सेल डेवलप करना है। यदि सेल बनाना है आपको ऐसी, तो सेल्स बनाने के लिए हम जिस टैग का यूज करते हैं वो कौन सा टैग होता है? जल्दी बता दो। TD टैग होता है, ठीक है। सो यहाँ पे आप जो डेटा लिखते हो, टेबल का जो डेटा लिखा जाता है वो TD टैग में लिखा जाता है। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज TD टैग, ओके, नॉट टेबल TR एंड TC। क्या होगा करेक्ट आंसर? TD टैग। देखो आंसर, फाइन। कंफ्यूज मत होना यहाँ पर कि टेबल क्रिएट करने को पूछा है, नहीं पूछा है। आपसे क्या पूछा है? द टैग दैट स्टार्ट्स अ टेबल सेल। टेबल की सेल कौन से टैग से स्टार्ट होती है? तो TD टैग से। हर एक टैग का अपना मीनिंग है, TC नाम से कोई टैग नहीं होता है, कंफ्यूजन के लिए दिया हुआ है। फाइन, टेबल टैग से टेबल क्रिएट होती है, बिना टेबल टैग के टेबल क्रिएट नहीं होती है। TR टैग से टेबल की रो क्रिएट होती है, बट TD टैग से टेबल में एक हम बोल सकते हैं कि सेल क्रिएट होती है, क्योंकि कॉलम्स यहाँ से डिफाइन होते हैं। फाइन, नेक्स्ट, टू क्रिएट अ लिंक यू सराउंड द टेक्स्ट और इमेज विद इन अ टैग। टू क्रिएट अ लिंक, अब लिंक पे आ गए हम। यदि आपको लिंकिंग क्रिएट करनी है, मतलब एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से लिंक करना है, या किसी एक वेब पेज के किसी कंटेंट को आपको बहुत नीचे कहीं कोई कंटेंट है उससे लिंक करना है, किसी टॉपिक को लिंक करना है, सो पॉसिबल है। यहाँ पर हम लिंकिंग के लिए HTML में टैग्स डिफाइन है। फाइन, सो टू क्रिएट अ लिंक यू सराउंड द टेक्स्ट और इमेज विद इन अ टैग। कौन से टैग में हम लिंकिंग क्रिएट करते हैं? लिंक टैग में, एंकर टैग में, रेफरेंस में या टारगेट में? जल्दी बता दो कौन सा टैग यूज होता है? एंकर टैग। इसी टैग का यूज करते हो ना, AHREF करते हो, फिर यहाँ पर आप लिंकिंग के लिए पर्टिकुलर उस फाइल का नाम लिखते हो जिसको लिंक करना है, यही करते हैं HREF की मदद से, है ना। हाइपरटेक्स्ट लिंक, जो फाइल है जिसको आपको रेफरेंस करवाना है, जिसको लिंक करवाना है, उसका पाथ हम यहाँ मेंशन करते हैं, जैसे इमेज में सोर्स को मेंशन करते हैं। सो ए टैग मतलब एंकर टैग। तो एंकर टैग की मदद से ही हम लिंकिंग करते हैं, कहाँ पर? HTML में एक से ज्यादा पेजेस को जब लिंक करना होता है। सो यहाँ पे लिंक इज रॉन्ग, रेफरेंस एंड टारगेट इज ऑल्सो रॉन्ग, ओके। क्या होगा करेक्ट आंसर? एंकर टैग। याद रखना, एंकर टैग यूज्ड होता है लिंकिंग के लिए, ओके। नाउ 10 हमने MCQs डिस्कस कर लिए। इजी MCQs, ऐसे ही MCQs आएंगे, डोंट वरी, बट पॉइंट इज दैट कि आपको इमेज टैग, टेबल टैग, और जो मैंने बताया आपको अभी एंकर टैग, बॉडी टैग, ये जो मेन इंपॉर्टेंट से टैग्स है ना, इनके आपको एट्रीब्यूट्स अच्छे से कर लेने। जब इनके एट्रीब्यूट्स आप अच्छे से कर लोगे, इनका प्रैक्टिकल करके देखोगे, तो ऑब्वियस आपसे कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना ऑब्जेक्टिव बेस्ड, तो आप बता सकते हो। फाइन, नाउ अब आते हैं कुछ 11th एंड 12th क्वेश्चंस। They are assertion and reason based. So 11 and 12 are assertion and reason types. Each question consists of 2 statements, namely. अब assertion reason सबको अच्छे से क्लियर है। असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस क्या होते हैं? मतलब यहाँ पे आपको एक सिंपल सेंटेंस दिया होता है असर्शन में, अब वो पर्टिकुलर जो सेंटेंस है वो उसका रीजन आपको आर में दिया रहता है, ठीक है, कि असर्शन जो दिया हुआ है उसका रीजन सही है या नहीं है,
ठीक है। सो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे असर्शन रीजन बेस्ड पर, ठीक है। और ये आपको बताना है कि इन चारों में से AR बेस्ड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। सो AR सिलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन कंसीडरिंग द असर्शन एंड रीजन। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या असर्शन दिया है, द इंटरनेट इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर नेटवर्क, ओके, लिंक्ड बाय ट्रांसमिशन मीडियम सच एज कॉपर वायर्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वायरलेस कनेक्शन एक्सेट्रा। ये जो आपको पहला असर्शन दिया हुआ है ये इंटरनेट से रिलेटेड है, ये समझ में आ रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे कि इंटरनेट जो है बहुत सारे कंप्यूटर नेटवर्क से कनेक्ट होकर बना है। यस, ये हमने पढ़ा भी है कि इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्क से कनेक्टेड होकर बना है, फाइन। अब यहाँ पे जो कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया है, लिंक किया गया है, सो जिस ट्रांसमिशन मीडियम का यूज किया गया है वो फाइबर ऑप्टिक केबल हो सकती है, वायरलेस केबल्स हो सकती है, वायर्ड कनेक्शंस भी हो सकते हैं, ऑब्वियस ये हमें पता है अच्छे से। तो ये तो हमें करेक्ट लग रहा है कि असर्शन बिल्कुल सही दिया है। अब रीजन देखते हैं, रीजन क्या दिया है इसका, वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट। बट आपको रीजन क्या दिखा रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब कंप्यूटर्स का कलेक्शन नहीं होकर बता रहा है, यहाँ पे वर्ल्ड वाइड वेब इज अ कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डॉक्यूमेंट्स। सो इंटरकनेक्टेड वेब डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन होता है वर्ल्ड वाइड वेब, ये भी करेक्ट है। बट क्या ये रीजन इसका लग रहा है आपको, नहीं ना, ये तो एक अलग चीज है, ये एक अलग चीज है, इंटरनेट एक अलग है और वर्ल्ड वाइड वेब एक अलग है। जो आपको असर्शन दिया है ये उसका करेक्ट रीजन हमें नहीं लग रहा है। इसका करेक्ट रीजन क्या हो सकता था कि लैंड मैन वेन इतने टाइप के नेटवर्क हैं जिनमें आप इन ट्रांसमिशन मीडियम्स का यूज करते हो एंड ऑल, इससे रिलेटेड कुछ रीजन होना चाहिए था। बट यहाँ पे रीजन क्या दिया है आपको, वर्ल्ड वाइड वेब से रिलेटेड। सो बोथ टू टर्म्स आर टोटली डिफरेंट, है ना। तो जो आपको असर्शन दिया है ये उसका रीजन नहीं है, ये हमने आइडेंटिफाई किया। सो अब ऑप्शंस देखो आपको क्या दिए। तो जो हमने आइडेंटिफाई किया है क्या उसके अकॉर्डिंग कोई ऑप्शन है, सो आपको असर्शन रीजन में यही 4 ऑप्शंस मिलेंगे। सो ऑप्शंस को देखकर घबराना मत, ऑप्शन सही मिलेंगे, बस आपको ये असर्शन और रीजन ध्यान से समझ लेना है। क्या लिखा है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, यस दोनों ट्रू है। एंड रीजन आर इज अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। यहां पे हमने देखा कि असर्शन ए और रीजन आर दोनों करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, आर भी करेक्ट है, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो पहले में तो करेक्ट बोल रहा है तो पहला वाला हमारा हो गया रॉन्ग। सेकंड पढ़ते हैं, बोथ ए एंड रीजन आर ट्रू, यस दोनों ट्रू है, बट रीजन आर इज नॉट, देखो क्या लिखा है, रीजन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। यस, ये हमारी कंडीशन को सूट कर रहा है, जो अभी हमने देखा, जो अभी हमने एनालाइज करा असर्शन रीजन से, सो उसके अकॉर्डिंग सही है। तो हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं यहाँ पे कि बी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सी वाला, असर्शन ए इज ट्रू एंड रीजन आर इज फॉल्स। सो ये रॉन्ग हो गया, देखो क्यों, क्योंकि रीजन भी सही है, असर्शन भी सही है। भाई वर्ल्ड वाइड वेब इंटरकनेक्टेड वेब डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन होता है और इंटरनेट बहुत सारे कंप्यूटर्स का कलेक्शन होता है। तो यहाँ हम यही बोलते हैं ना कि इंटरनेट में कंप्यूटर्स आपस में ग्लोबली कनेक्ट होते हैं और वर्ल्ड वाइड वेब में पीपल्स कनेक्टेड होते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की सर्विसेज को आप एक्सेस करते हो। ओके, सो असर्शन ए इज फॉल्स एंड रीजन आर इज ट्रू, तो ये भी रॉन्ग हो गया। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर, द करेक्ट आंसर इज बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट देखते हैं एयर बेस्ड क्वेश्चन। टीम बर्नर्स ली इन्वेंटेड HTML। अब टीम बर्नर्स ली ने HTML को इन्वेंट किया था, ओके ये पता है ना सभी को। ये भी आपसे MCQs फिलअप्स में पूछ सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स में पूछ सकते हैं। देखो ऑब्जेक्टिव्स में आ सकता है ये भी कि हु वाज इन्वेंटेड HTML, ठीक है। सो वहां पे देखो आपको कुछ 4 ऑप्शंस दे देंगे, तो आपको पता होना चाहिए टीम बर्नर्स ली, क्लियर। सो असर्शन दिया है टीम बर्नर्स ली इन्वेंटेड HTML, रीजन क्या दिया है इसका ध्यान से देखो। इसका रीजन आपको दिया हुआ है, इट वाज इन्वेंटेड टू टेल्स द ब्राउजर हाउ टू डिस्प्ले द कंटेंट्स ऑफ हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजेस एक्सेट्रा। सो उन्होंने जब टीम बर्नर्स ली ने HTML को इन्वेंट किया तो क्या उन्होंने ये चीज़ बताई कि HTML लैंग्वेज क्या करने वाली है, इस लैंग्वेज से क्या होने वाला है। सो HTML लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, बेसिकली HTML लैंग्वेज में हम वेब डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं। इंटरनेट पे जो वेबसाइट्स होती हैं, उन वेबसाइट्स में जो पेजेस होते हैं वो वेब पेजेस होते हैं, वेब डॉक्यूमेंट्स होते हैं। यदि इंटरनेट पे आपको कोई डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, यदि कोई डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, सो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम HTML जैसे लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं, लाइक HTML हो गया आपका, जावास्क्रिप्ट हो गया, बेसिकली इनका यूज़ करते हैं, राइट। सो इट वॉज इन्वेंटेड टू टेल्स द ब्राउजर how to display the contents of hypertext documents including text, images etc. so reason कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। ब्राउजर को ये बताना कि जो डॉक्यूमेंट है HTML में क्रिएटेड है वो कैसा दिखेगा, ब्राउजर किस तरीके से उसे रेंडर करेगा, जो टेक्स्ट इमेजेस आपने लिखी हुई है वो कैसे रेंडर होंगी, कैसे शो होंगी वेब पेज पर। मतलब कुल मिला के वेब पेज को डिजाइन करने के लिए HTML लैंग्वेज का यूज किया गया और टीम बर्नर्स ली ने उसे इन्वेंट किया।
सो ये बात अच्छे से समझ में आ गई कि जो असर्शन लिखा है, जो स्टेटमेंट लिखा है, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट ऑन बिहाफ ऑफ दिस रीजन, इस रीजन के अकॉर्डिंग ये असर्शन सही है। सो असर्शन ए भी सही है, रीजन आर भी सही है, और रीजन जो है वो असर्शन का ही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। रीजन क्या है? रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। सो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन भी ध्यान से देख लो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड रीजन आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन आर इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Assertion is true and reason R is false. Assertion A is false and reason R is true. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका A वाला, like both A and R are true and R is the correct explanation of assertion A. देख लेते हैं आंसर. So A is the correct answer. Okay? Now, अब assertion reason based अच्छे से समझ में आ गया किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे. ओके, सो सेक्शन बी अब हम स्टार्ट कर रहे हैं. 1 to 12 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हमने फिनिश कर लिए हैं. फिर से बता रही हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपको क्लियर कर दिया है. HTML टैग्स अच्छे से कर लेना, एट्रीब्यूट्स अच्छे से कर लेना, क्योंकि इसमें ही कंफ्यूजन होता है. बाकी साइबर एथिक्स पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे चैप्टर पर बेस्ड, तो वो भी आप कर लोगे. नाउ सेक्शन बी, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस. अब ये जो क्वेश्चंस होने वाले हैं, टोटल 7 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जो कि होंगे आपके 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग. फाइन. सो कैसे आंसर लिखना है देख लेते हैं. Saloni is an artist. She posts her artwork on the internet. One day she comes to know that Shreyas has downloaded one of the paintings that she had posted without her permission. क्वेश्चन ध्यान से समझना. साइबर एथिक्स चैप्टर का लग रहा है, राइट? लग रहा क्या है ही, है ना? सलोनी एक आर्टिस्ट है. शी पोस्ट हर आर्टवर्क ऑन द इंटरनेट. इंटरनेट पे उसने अपना आर्टवर्क पोस्ट किया. एक दिन, वन डे शी कम्स टू नो दैट श्रेयस हैज डाउनलोडेड वन ऑफ द पेंटिंग्स. उसकी एक पेंटिंग को श्रेयस ने डाउनलोड किया है और अपने नाम से शो किया है, और उसकी बिना परमिशन के डाउनलोड किया है. सो ही हैड फर्दर प्रिंटेड दैट इमेज ऑन एन इन्विटेशन कार्ड. एक इन्विटेशन कार्ड पर उसने उसकी पेंटिंग को भी रखा, ठीक है, प्रिंट करवाया. हैज श्रेयस डन द राइट थिंग? क्या श्रेयस ने सही चीज किया? बिना सलोनी से पूछे उसकी पेंटिंग को एक्सेस किया, ठीक है. एक्सेस करने के साथ उसने उसको यूज किया, इनविटेशन कार्ड पे प्लेस किया, जबकि उसकी परमिशन नहीं थी. सो बिना किसी की परमिशन के जब आप किसी की चीज को एक्सेस करते हो तो ये एक रॉन्ग वे है. साइबर एथिक्स में हमने देखा था एक साइबर क्राइम के अंडर आ जाती है चीजें. सो विच राइट ऑफ सलोनी हैज इन्फ्रिंज्ड. ओके, सो यहाँ पे कौन से राइट का उल्लंघन हुआ है ये हमें बताना है. ओके, सो ये चीज हमने साइबर एथिक्स वाले चैप्टर में डिटेल में समझी थी. प्लेजरिज्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, कि डिजिटली भी एसेट्स होती हैं, डिजिटली भी आपका जो भी वर्क है उस पर आपके राइट होते हैं. सपोज आपने कोई आर्ट वर्क प्रिपेयर किया, कोई सॉन्ग, कोई म्यूजिक, कोई फाइल, जो भी चीज आप इंटरनेट पे क्या कर रहे हो, डिजिटल पोस्ट कर रहे हो डिजिटली, उस पर हर किसी का राइट होता है. सो बिना परमिशन के जब आप उस चीज को एक्सेस करते हो, सो यहाँ पर जो इन्फ्रिंजमेंट होता है वो कौन सा होता है? ओके, सो उसे हम कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. क्या कहते हैं उसे हम? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. सो नो, श्रेयस हैज नॉट डन द राइट थिंग. ही इन्फ्रिंज्ड सलोनीज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट. जिस पर किसका हक था? सलोनी का हक था, लेकिन उसे श्रेयस ने रॉन्ग वे में एक्सेस किया बिना परमिशन के. फाइन. सो ये चीज अच्छे से समझ में आ गई ना. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? प्लेजरिज्म भी हमने पढ़ा था. प्लेजरिज्म में भी इसे क्या बताया गया है? एक तरीके से इन्फ्रिंजमेंट ही बताया गया है कि ये भी सही तरीके नहीं है. किसी भी चीज को जब आप किसी ऑथर की यूज कर रहे हो तो उसे प्रॉपर साइटेशन के साथ यूज करो, रेफरेंस देके यूज करो. इट इज अ गुड वे टू यूज द थिंग्स. ओके, जैसे आप किसी ऑथर की कोई लाइंस को कॉपी करते हो, या आप कोई सॉन्ग गा रहे हो तो किसी और सिंगर की कुछ लाइंस को, वर्ड्स को आप कॉपी कर रहे हो, ठीक है, या आप कोई बुक लिख रहे हो तो आप किसी ऑथर की कुछ वर्ड्स को, कुछ हम बोल सकते हैं कि जो लाइंस होती है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइंस, उनको कॉपी कर रहे हो, तो वहां पे आप बकायदा अकॉर्डिंग टू दिस ऑथर, या फिर आप लास्ट में रेफरेंसेस में उनका नाम लिखो. सो दिस इज द गुड हैबिट. और यही हैबिट हमें कहां पर? डिजिटली भी फॉलो करनी होती है, कि इंटरनेट पे भी जब आप किसी का आर्ट वर्क, आइडियाज या थॉट्स या व्यूज को कॉपी करते हो तो उसे आपको क्या करना है? प्रॉपर सही तरीके से यूज करना है, साइटेशन देना है, पैराफ्रेज का यूज करना है, रेफरेंस देना है. ओके, नाउ What is the difference between container tag and empty tag? कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग में क्या डिफरेंस होता है? देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बेसिक क्वेश्चन है, होप सभी को अच्छे से आता भी है. आता है तो डिफरेंस बता दो जल्दी से.
कंटेनर टैग क्या हो गए, जिसका स्टार्ट टैग होता है और एंड टैग होता है। एम्प्टी टैग क्या हो गए, जिसका कोई एंड टैग नहीं होता है। सबसे पहला बेसिक डिफरेंस। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें बी आर टैग की, तो बी आर टैग क्या हो गया, लाइन ब्रेक टैग, इसका कोई भी एंड टैग नहीं होता है। INT टैग की बात करें तो ये भी आपका एम्प्टी टैग होता है, इसका एंड टैग होता है कि इस तरीके से एंड करते हो क्या, नहीं करते हो ना, तो ये क्या हो गए आपके एम्प्टी टैग हो गए। अब कंटेनर टैग की बात कर लेते हैं। तो कंटेनर टैग जैसे कि HTML को जब आप शुरू करते हो तो एट द एंड आप HTML को क्लोज करते हो ना, नहीं करते हो क्या, नहीं करते हो तो नहीं रन होता होगा ना, करते हैं हम क्लोज, राइट। और जो भी सारा कोड रहता है वो यहाँ बिटवीन दिस लिखते हैं। सो यहाँ देखो ये HTML स्टार्ट टैग हो गया, ये एंड टैग हो गया। एंड किससे करते हैं हम, बैकवर्ड स्लैश से एंड करते हैं। सो ये जो है आपका क्या हो गया, HTML कंटेनर टैग हो गया। और वो टैग जिनका एंड टैग नहीं होता है वो एम्प्टी टैग होते हैं। ये तो हमें बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, एग्जाम्पल भी हमने देख लिया। अब एग्जाम में आएगा तो क्या लिखोगे, द कंटेनर टैग्स आर पेयर टैग्स, दे रिक्वायर अ स्टार्टिंग टैग एज वेल एज द एंडिंग टैग। सो पेयर टैग्स क्या हो गए आपके, कंटेनर टैग हो गए। अब ये भी आपसे MCQ में पूछ सकते हैं, ये भी ध्यान रखना कि कंटेनर टैग को पेयर टैग भी कहते हैं। दे अफेक्ट द टेक्स्ट अपीयरिंग बिटवीन द स्टार्टिंग एंड द एंडिंग टैग। The empty tags just require a starting tag and no ending tag. Empty tag में कोई भी ending tag नहीं होता है। They just carry out the job assigned to them. जो उन्हें दिया जाता है बस उन्हें वो काम करना होता है, क्लियर। तो इनका कोई ending tag नहीं होता है। और start and tag जिसके बीच में होते हैं, जो टेक्स्ट लिखी रहती है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अब उन्हें वो काम करना है। फाइन, ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई ना। एग्जाम्पल लिखकर आ सकते हो कि एग्जाम्पल का पॉइंट भी आप यहाँ पे लिखकर आ सकते हो, क्योंकि 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जनरली आपको 2 पॉइंट लिखकर आना है। कॉलम वाइज डिफरेंस भी लिखकर आ सकते हो, ओके, पूरे मार्क्स मिलेंगे। अब इसका और वाला क्वेश्चन देखो, 14th क्वेश्चन आपका और में आएगा। 30% इंटरनल चॉइस है पूरे पेपर में, ये देखा हमने इंस्ट्रक्शन में। तो ये हमारा पहला इंटरनल चॉइस वाला क्वेश्चन, दैट इज 14th क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। डिफरेंशिएट बिटवीन UL एंड OL टैग। UL क्या होता है और OL क्या होता है, क्लियर है। UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, OL ऑर्डर्ड लिस्ट। तो लिस्ट पर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिस पर आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल के साथ समझाया है कि UL क्या होता है, OL क्या होता है, नेस्टेड लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं। सो बेसिकली जब लिस्ट क्रिएट करना होती है तो हम इन टैग्स का यूज करते हैं। सो UL टैग इज यूज्ड फॉर डिफाइनिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट। In this list, a special bullet symbol appears in front of every list item. अब OL tag क्या हुआ, OL tag on the other hand is used for defining ordered or numbered list. In this list, a number or letter appears in the front of every list item. अब ध्यान से देखो यहाँ पे, इसका एग्जाम्पल से समझते हैं, ये तो हमें थियोरिटिकली समझ में आ गया है ना। सो OL की बात करते हैं और UL की बात करते हैं। सो जब आपको कोई लिस्ट प्रिपेयर करनी है, सपोज आपको अपनी क्लास में टीचर्स के नाम लिखने हैं, ओके, तो आपकी क्लास में कौन कौन से टीचर्स हैं, 4-5 टीचर्स हैं सपोज जो आपको पढ़ाते हैं। सो पहले आपके जो टीचर्स हो गए तो आपने क्या लिखा, पहले जो टीचर है उनका नाम सपोज आपने लिखा रोहन, ठीक है। सेकंड आपका जो टीचर है उनका नाम आपने लिखा सपोज सलोनी, ओके। थर्ड टीचर का आपने लिखा नाम सत्यम, फाइन। तो इस तरीके से आपने अपने टीचर्स के नाम लिखे, फाइन। सो ये क्या करा आपने, लिस्ट बनाई है टीचर्स के नेम की। और UL टैग का जब आप यूज करोगे तो ऐसे बुलेट लिस्ट बनेगी। जो वेब डॉक्यूमेंट जब वर्ड एक्सेल जब क्रिएट करते हो तो वहाँ पे बुलेट्स को एंटर करते हो ना, ये वही है, ठीक है। सो इस तरीके से लिस्ट प्रिपेयर होगी। वहीं यदि ऑर्डर्ड लिस्ट हम बनाते हैं तो ऑर्डर्ड लिस्ट कुछ इस तरीके से बनती है, 1 2 3, मतलब एक नंबर्स को आप यहाँ पे यूज करते हो, एक ऑर्डर के फॉर्म में आप लिस्ट को क्रिएट करते हो, ठीक है। सो ये चीज अच्छे से समझ में आई, आप एग्जाम्पल के फॉर्म में भी बता सकते हो। बट अब बात आती है कि इसके लिए टैग कौन सा यूज होता है, तो इस तरीके से यूज किया जाता है। OL टैग को आप यूज करते हैं, OL टैग क्लोज होता है, ठीक है। कंटेनर टैग है, जो भी लिस्ट के आइटम्स, ये हो गए इनके आइटम्स, एक लिस्ट के आइटम्स हो गए, तो आइटम्स क्रिएट करने पड़ते हैं लिस्ट के, तो हम LI टैग का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, LI टैग का यूज करते हैं। सेम ऐसे ही आप UL टैग को भी यूज करते हो। सो एग्जाम्पल भी लिख कर आ सकते हो, डिफरेंस भी लिख कर आ सकते हो, कॉलम में भी लिख कर आ सकते हो। पॉइंट्स क्या ऐड करने हैं, किस तरीके से लिखना है, वो मैंने बता दिया। काम क्या है UL का OL का, वो भी हमें पता है। डिटेल में जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे, प्रैक्टिकल से देख सकते हो अच्छे से। नाउ आइडेंटिफाई द एरर्स एंड राइट द करेक्टेड HTML स्टेटमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखो, 14 और का था, याद रखना है ना। आइडेंटिफाई द एरर्स एंड करेक्ट HTML स्टेटमेंट। अब ये दो आपको दिए हुए हैं कुछ HTML के कोड, इनको ध्यान से पढ़ना है और इनमें क्या एरर है वो बतानी है। बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू रेड, क्या लिखा है, बॉडी बैकग्राउंड इज इक्वल्स टू रेड। तो अभी स्टार्टिंग में ही एक मैंने MCQ में क्या बताया कि बॉडी टैग का यूज कर रहे हो तो इसके 2 एट्रीब्यूट होते हैं। यदि बैकग्राउंड कलर सेट करना है तो BG कलर का यूज करते हैं ना, और यदि बैकग्राउंड में इमेज सेट करना है,
क्या, इमेज। तो किसका यूज करते हैं हम, बैकग्राउंड एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, यही बताया। सो देखो पहली लाइन में क्या रॉन्ग दिख रहा है आपको कि एट्रीब्यूट तो सही है लेकिन कलर का नाम गलत लिखा हुआ है। इसको दो तरीके से आप कर सकते हो ना, कि कलर आप स्पेसिफाई करना चाह रहे हो तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, बीजी कलर लिख देंगे। लेकिन अगर यहाँ पे इमेज लिखा होता, कोई पाथ लिखा, सॉरी अगर कोई पाथ लिखा होता, इमेज सेट करनी है आपको बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे फिर बैकग्राउंड करेक्ट होता। दोनों चीज समझ में आई। सो क्या हो गया इसका करेक्ट फॉर्म, कि भाई आपको क्या सेट करना है, वेब पेज जो आप क्रिएट कर रहे हो उसके बैकग्राउंड में हमें रेड कलर सेट करना है, तो बीजी कलर इज द करेक्ट एट्रीब्यूट। और बैकग्राउंड किसके लिए आएगा, यदि आपको कोई इमेज सेट करनी हो तो। फाइन, समझ में आया। नाउ फॉन्ट टाइप इक्वल्स टू एरियल, क्या लिखा है, फॉन्ट टाइप इक्वल्स टू एरियल। अब फॉन्ट का यदि टाइप आपको सेट करना है तो फॉन्ट का टाइप एट्रीब्यूट यूज करते हो क्या, ये टाइप एट्रीब्यूट यूज होता है क्या, यदि फॉन्ट टैग अच्छे से पढ़ा है तो आपको ये पता होगा कि यहाँ टाइप एट्रीब्यूट यूज नहीं होता है। फॉन्ट के साथ में उस टाइप सेट करना है तो हम फेस एट्रीब्यूट का यूज करते हैं, किसका, फेस एट्रीब्यूट का। तो फिर से बता रही हूं, द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि सारे टैग याद करो और उनके एट्रीब्यूट को याद करो, ठीक है। और कहां मिलेगी वीडियोस, मैग्नेट ब्रेन्स में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहां सारे टैग विद एट्रीब्यूट एक्सप्लेन है। फाइन, सो क्या करना है, फॉन्ट टाइप, फॉन्ट का टाइप एट्रीब्यूट नहीं होता है। यदि फॉन्ट्स का आपको टाइप सेट करना है, एरियल, टाइम्स न्यू रोमन, कैलिबरी, जो भी सेट करना है, तो उसके लिए हम फेस एट्रीब्यूट को यूज करते हैं, फॉन्ट का फेस एट्रीब्यूट। ओके, सो क्या मिस्टेक थी, वो मिस्टेक हमने क्लियर कर दी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ स्टैटिक एंड डायनेमिक वेबसाइट। स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में क्या डिफरेंस है, जल्दी बताओ। स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट कहाँ पढ़ा था हमने, CSS वाले चैप्टर में पढ़ा था, कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जहां हमने 3 टाइप की कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स को डिस्कस किया था, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। 3 टाइप्स की CSS होती हैं, ये अच्छे से याद रखना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन आता है। स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए ही बेसिकली हम HTML CSS का यूज करते हैं, ये भी हमें क्लियर है। अब स्टैटिक वेबसाइट क्या हुई, डायनेमिक वेबसाइट क्या हो गई। स्टैटिक वेबसाइट क्या होती है, वो वेबसाइट्स होती हैं दैट इज डिलीवर्ड टू अ यूजर एग्जैक्टली द वे इट्स स्टोर्ड। That means that nothing on the page will change by the user or even the site administrator unless there's redesign of the site. पहले जो वेबसाइट्स क्रिएट होती थी वो स्टैटिक होती थी, आज भी कुछ वेबसाइट्स स्टैटिक होती हैं। मतलब कि यदि एक बार वेबसाइट क्रिएट हो गई, क्या बोला मैंने, एक बार यदि आपने वेबसाइट को डिजाइन कर दिया, क्रिएट कर दिया, होस्ट कर दिया, पब्लिक कर दिया, फिर उसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते हो, वो कहलाती है स्टैटिक वेबसाइट। स्टैटिक मतलब फिक्स्ड, एक बार यदि वेबसाइट डिजाइन कर दी तो उसमें फिर आप चेंजेस नहीं कर सकते हो। यदि चेंजेस करना है, कुछ टेक्स्ट बॉक्स या कुछ आपको वेरिएशन करना है या फिर से आपको चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए आपको वेबसाइट को फिर से रीडिजाइन करना पड़ेगा, फिर से वही पूरा प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा। सो वो वेबसाइट कहलाती है आपकी स्टैटिक वेबसाइट। ऑन द अदर हैंड यदि डायनेमिक की बात करते हैं तो डायनेमिक वेबसाइट इज अ वेबसाइट दैट चेंजेस और अपडेट्स फ्रिक्वेंटली, जिनमें आप फ्रिक्वेंटली चेंजेस कर सकते हो, अपडेशन कर सकते हो विदाउट रीडिजाइनिंग, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक वेबसाइट। तो पहला पॉइंट तो क्लियर। दूसरा पॉइंट, स्टैटिक वेबसाइट को आप HTML लैंग्वेज में भी डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। और डायनेमिक वेबसाइट बनाने के लिए, क्योंकि इसमें फ्रिक्वेंटली आप चेंजेस कर रहे हो, अपडेशंस कर रहे हो, तो यहाँ पे हम एडवांस वर्जन यूज कर लेते हैं। मतलब आप यहाँ पर HTML के साथ में CSS को भी इंक्लूड कर सकते हो, जावा स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं जिनका यूज यहाँ पे आप कर सकते हो। क्लियर। सो देयर आर नो यूजर इंटरैक्शन, नो कमेंट्स, नो ब्लॉग पोस्ट और एनी अदर इंटरैक्टिविटी। स्टैटिक वेबसाइट में कोई इंटरैक्शन नहीं होता यूजर का रियल टाइम में। रियल टाइम समझते हो ना, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स देखते हो, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स में आप कमेंट्स भी कर सकते हो, तुरंत ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, वहां से भी आपको प्रॉपर मैसेज आ सकता है, ठीक है। वेदर फोरकास्टिंग जो वेबसाइट्स होती है वो भी देखिए ना आपने, कि रेगुलर अपडेट होता रहता है टाइम की, अभी इस टाइम पे कैसा वेदर है, क्या है, इस डेट को क्या वेदर था, क्या टाइम पर किस तरीके की कंडीशन है ना। सो ये क्या होगी, आपकी डायनेमिक वेबसाइट्स होगी। बट जिनमें आप चेंजेस नहीं कर पा रहे हो, जिनमें इंटरैक्शन नहीं बन पा रहा है, जिनमें आप कमेंट्स नहीं दे पा रहे हो, यूजर प्रॉपर इंटरैक्ट नहीं कर पा रहा है, जो फिक्स्ड है, कोई चेंजेस नहीं कर पाते हो, वो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं। फाइन। सो अच्छे से समझ में आ गया क्या होती है स्टैटिक डायनेमिक वेबसाइट। कॉलम वाइज भी आंसर्स लिख कर आ सकते हो, 2-2 पॉइंट्स मैंने आराम से यहाँ लिखे हुए हैं, ताकि 2 मार्क्स का है तो 2 पॉइंट्स आप लिख कर आ सको। थर्ड पॉइंट अगर 3 मार्क्स में भी आ गया इनके सी क्वेश्चन, तो आप यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स को भी लिख कर आ सकते हो। अब वेबसाइट्स के नाम लिख देना। ओके, नाउ 17th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग HTML स्टेटमेंट। अब ये HTML स्टेटमेंट ना ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है।
क्या लिखा है यहाँ पर, बॉडी बीजी कलर इक्वल्स टू ब्लू, ए लिंक इज इक्वल्स टू रेड, वी लिंक इक्वल्स टू येलो। अब देखो ये ए लिंक वी लिंक पर बेस्ड सैंपल पेपर में, जो प्रीवियस सैंपल पेपर देखा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे बोर्ड एग्जाम की तरफ से, जो सैंपल पेपर रिलीज हुआ है मतलब सीबीएसई बोर्ड की तरफ से, उसमें ए लिंक वी लिंक एंकर टैग और अपना हाइपर लिंक इमेज इन टैग्स पर भर भर के क्वेश्चन थे, मतलब एग्जाम में जरूर आएंगे। फिर से बता रही हूँ ना यही चीज ताकि आप अच्छे से करो। ओके, सो ए लिंक वी लिंक क्या होते हैं, क्या एट्रीब्यूट्स होते हैं इन द अबव स्टेटमेंट, व्हाट डू यू मीन बाय ए लिंक वी लिंक, इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट में ए लिंक वी लिंक का क्या काम है। सो सबसे पहले बॉडी टैग की हम बात कर लें। ओके, बॉडी टैग के दो एट्रीब्यूट अभी हमने देखे। क्या एट्रीब्यूट देखा, पहला बीजी कलर जो कि बैकग्राउंड में कलर सेट करता है, बैकग्राउंड जो कि बैकग्राउंड में इमेज सेट करता है। ये क्लियर, जैसा बोला वैसा याद रखना है, ठीक है, कि बीजी कलर से बैकग्राउंड में कलर, बैकग्राउंड में वेब पेज के बैकग्राउंड में इमेज सेट होगी। आगे आ जाओ, अब ए लिंक और वी लिंक, इनका क्या काम होता है। ए लिंक का मतलब होता है एक्टिव लिंक, वी लिंक का मतलब होता है विजिटेड लिंक। अब वेब पेज है, इस वेब पेज में आप कुछ लिंकिंग क्रिएट करते हो, है ना, तो लिंक मतलब कि कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस टेक्स्ट के नीचे सपोज कंप्यूटर लिखा हुआ है, हार्डवेयर लिखा हुआ है, सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है और इनके नीचे ये अंडरलाइन है, मतलब ये एक लिंक है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन खुलेगी। हार्डवेयर पे क्लिक करोगे तो हार्डवेयर की इन्फॉर्मेशन ओपन होगी, सॉफ्टवेयर पे क्लिक करोगे तो सॉफ्टवेयर की इन्फॉर्मेशन ओपन होगी। तो जब आपने सर्च किया कुछ गूगल पे या आपने कोई वेब पेज बनाया तो ये 3 लिंक क्रिएट की। अब जब ये 3 लिंक अभी क्रिएटेड है, एक्टिव है, अभी आपने इसको ओपन नहीं किया, विजिट नहीं किया, तो उसके लिए जिस एट्रीब्यूट का आप यूज करते हो होता है ए लिंक। तो यहाँ पे आप एक्टिव लिंक का कलर सेट कर सकते हो डिफाइन करने के लिए कि ये लिंक एक्टिव है, अभी इसे विजिट नहीं किया गया है। जब ये लिंक आपने सपोज विजिट कर ली तब इसका कलर आप सेट कर सकते हो चेंज करके वी लिंक एट्रीब्यूट के थ्रू, मतलब ये डिफर हो जाएंगी कि ये लिंक अब आप विजिट कर चुके हो। तो वी लिंक और ए लिंक दो एट्रीब्यूट होते हैं लिंक को एक्टिव और विजिटेड बताने के लिए। एक बेस्ट एग्जाम्पल, गूगल पे आप सभी सर्चिंग करते हो, गूगल पे नेट सर्फिंग करते हो ना, बिल्कुल करते हैं। जो भी चीज़ आप सर्च करते हो तो आपने देखा होगा, क्या देखा होगा कि इस तरीके का वेब पेज खुलता है। अब जो भी आप सर्च कर रहे हो, ओके, सपोज आपने कोई सर्चिंग किया तो आपके सामने इस तरीके से लिंक ओपन हो जाती है। अब ये लिंक डिफॉल्ट किस कलर की होती है, ब्लू कलर की होती है ना, जल्दी बताओ, डिफॉल्ट ब्लू कलर की होती है। अब आपने इस लिंक पे क्लिक कर दिया, यहाँ पे आपने क्लिक कर दिया, लिखा हुआ था यहाँ पे क्लिक हियर। जब आपने इस लिंक पे क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आप बैक जाते हो, तब इस लिंक का कलर कैसा हो जाता है, तब इस लिंक का कलर हो जाता है पर्पल। कैसा हो जाता है, पर्पल। ब्लू से कैसा हो जाएगा, पर्पल। वाई, बिकॉज अब ये लिंक आपकी विजिटेड हो जाती है। पहले क्या थी, ये एक्टिव थी। अभी देखो ये वाली लिंक आपने विजिट कर ली ना तो पर्पल कलर हो गया, लेकिन बाकी की सारी एक्टिव लिंक्स है, ये अभी विजिट नहीं हुई है तो ब्लू कलर से ही शो हो रही है। तो बात समझ में आई कि जब आप वेब पेज क्रिएट करते हो और लिंक बनाने वाले होते हो तो लिंक बनाते टाइम आप चाहते हो कि लिंक का कलर कैसा हो, एक्टिव लिंक का कैसा हो, विजिटेड लिंक का कैसा हो, तो उसके लिए आप यहाँ पर ए लिंक और वी लिंक एट्रीब्यूट का यूज करते हो। सो यहाँ पर इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, बॉडी टैग में हमने लिखा है बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर येलो हो और किसका, वेब पेज का बैकग्राउंड कलर ब्लू हो, कैसा हो, ब्लू हो, सॉरी, हाँ। और एक्टिव लिंक, जब आपने लिंक क्रिएट की होगी तो लिंक जब एक्टिव होगी तो रेड कलर से होगी, लेकिन जब यूजर उस लिंक को विजिट कर लेगा, उस लिंक में क्या है कंटेंट देख लेगा, बैक करके वापस आएगा, तब उस लिंक का कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा रेड से। सो ये हमने यहाँ पर आइडेंटिफाई किया और देखा कि इस पर्टिकुलर लाइन का क्या मतलब है, वही आपको यहाँ बताना है। क्या लिखा है, ए लिंक इज फॉर एक्टिव लिंक while V link is for visited link. पहली line, when a hyperlink becomes active, when the mouse cursor moves over it, its colors will become an specified A link attribute. And when the hyperlink is clicked, its color changes to the color as the specified in V link attribute. So as per above code, active hyperlink show in red and once visited it will be yellow color. समझ में आ गया, जो मैंने समझाया वही लिखा है, बस यहाँ पे कलर आप अपने हिसाब से स्पेसिफाई कर सकते हो। फाइन, सबसे बेस्ट एग्जांपल, जब आप गूगल पे नेट सर्फिंग करते हो तो वहां पे आपको ये चीज शो होती है। क्लियर। नाउ 18th क्वेश्चन, डिफाइन दी टर्म्स। अब देखो सैंपल पेपर जो सीबीएसई ने दिया उसमें जो आपने क्वेश्चंस देखे, आपने क्या देखा था, वेब सर्विसेज बहुत ज़्यादा तरीके से पूछा हुआ है, अच्छे तरीके से, ई गवर्नेंस, ई लर्निंग, ई शॉपिंग पूछा था। मतलब कि यहाँ पर वेब सर्विसेज के क्वेश्चंस आएंगे आपके एग्जाम में, ई लर्निंग, ई शॉपिंग, ई गवर्नेंस, ई ग्रुप्स
और आपका जितने भी थे वेब सर्विसेज, चैटिंग, सोशल नेटवर्किंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जो जो हमने पढ़ा है वो सारे जो टर्म्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको डिफाइन करने को आ सकती है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, इन सारे वेब सर्विसेज के एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, फीचर्स, इनका क्या काम है और डिफाइन, ये चार चीजें ना अच्छे से समझ लेना और अच्छे से याद करके जाना एग्जाम में। सभी के वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल है, एक एक वेब सर्विसेज पर मैंने डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, ई लर्निंग पर सेपरेट, ई रिजर्वेशन पर सेपरेट बनाया हुआ है, ई ग्रुप्स को अलग से मैंने बताया हुआ है। तो हर एक एक वीडियो में डिटेल में समझाया है क्या इनके फीचर्स है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है और बेसिकली क्या इनका काम है। सो यहाँ पर क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है डिफाइन द टर्म्स, तो डिफाइन करने को भी पूछ सकते हैं 2 मार्क्स में। ओके, सो क्या लिख कर आओगे, सबसे पहले दिया हुआ है ई लर्निंग। सो व्हाट इज ई लर्निंग? E-learning refers to the learning that takes place in an electronically simulated environment। देखो ई-लर्निंग जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, जैसे आप सीख रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आपको समझ में आ रहा है कि एग्जाम का क्या पैटर्न होगा, कैसे क्वेश्चंस होंगे। सो हम किस तरीके से ये लर्निंग कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज कर रहे हो, यहाँ पे आप कैमरेज का यूज कर रहे हो, इंटरनेट का यूज कर रहे हो, स्मार्ट बोर्ड्स का यूज कर रहे हो, लैपटॉप, पीसी, मोबाइल। सो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की मदद से जब आप कुछ सीख रहे होते हो तो उसे ई लर्निंग कहते हैं, जिसमें इंटरनेट का बहुत बड़ा हाथ होता है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। सो वो पर्सन्स जो कि रेगुलर स्कूल नहीं जा पाते हैं या फिर उनके जो कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज वो बहुत दूर होते हैं, बहुत ट्रैवल करना होता है, उनको लॉन्ग ट्रैवल करके जाना होता है, सो वो ई लर्निंग की मदद से अपनी स्टडी को हेल्पफुल बना सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। सो ये चीज़ अच्छे से समझ में आया। अब ई लर्निंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है, www.magnetbrains.com क्या है, एक ई लर्निंग वेबसाइट ही है ना, जिसकी मदद से आप फ्री ऑफ कॉस्ट 100% एजुकेशन ले सकते हो। राइट नाउ ई शॉपिंग। अब ई शॉपिंग क्या हुआ, सभी को अच्छे से पता है भाई, सभी शॉपिंग करते हो, मिंत्रा, मीशो, अमेजोन, फ्लिपकार्ट का यूज़ करते हो शॉपिंग के लिए और अपनी मन पसंदीदा चीज़ों को खरीदते हो, ऑर्डर्स देखते हो, डिस्काउंट गेन करते हो। राइट, सो द प्रोसेस ऑफ शॉपिंग डन ओवर द इंटरनेट, जब इंटरनेट की मदद से आप शॉपिंग करते हो, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स की मदद से आप शॉपिंग करते हो, विदाउट गोइंग टू विजिटिंग द शॉप, आप शॉप तक, मार्केट तक ना जाकर घर बैठे अपने मोबाइल फोन का, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का यूज करके शॉपिंग कर रहे हो, तो वो ई शॉपिंग कहलाता है। बोथ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज कैन बी परचेज थ्रू ऑनलाइन शॉपिंग। यहाँ पे आप प्रोडक्ट और सर्विसेज को भी और प्रोडक्ट्स को भी, दोनों को ऑनलाइन मीन्स में परचेज कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल को पे करना है तो एक तरीके से सर्विसेज ही जो ऑनलाइन आप कर रहे हो। सो ऑनलाइन आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज करवा सकते हो, डिश टीवी रिचार्ज कर सकते हो। सो ये सर्विसेज हुई। ओके, और कुछ शॉपिंग करना है, कुछ प्रोडक्ट परचेज करना है तो वो भी पॉसिबल है, बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल है जिनका यूज हम करते हैं। नाउ ई रिजर्वेशन क्या हुआ, ये भी सबको अच्छे से क्लियर है। रिजर्वेशन सभी करते हैं, घूमते हैं ना सभी, फाइन। सो यदि आपको कहीं आउट ऑफ सिटी जाना होता है तो हम रिजर्वेशन करवा के जाते हैं, है ना, चाहे आप रिजर्वेशन फ्लाइट का करवाओ या ट्रेन का करवाओ। राइट, या फिर आपको कोई मूवी देखने जाना है तो आप पहले से टिकट्स बुक कर लेते हो, कोई होटल में यदि आपको स्टे करना है तो आप होटल की टिकट्स भी बुक कर लेते हो। राइट, सब करते हैं ना, इसी तो रिजर्वेशन का है। अब ये चीज़ वहाँ जाकर ना करना, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का यूज़ करके जब आप कर रहे हो, सो ये रिजर्वेशन हो गया। मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स और होटल रूम्स और टूरिस्ट पैकेजेस एक्सेट्रा थ्रू इंटरनेट इज नोन एज ई रिजर्वेशन। अब अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख कर आ सकते हो, ये जो डिफाइन द टर्म्स है ना, ये आप बहुत अच्छे से अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख कर आ सकते हो। इट इज़ नॉट कंपल्सरी, जैसा लिखा है वैसा लिखो, बट इन शॉर्ट पॉइंट टू पॉइंट, वर्ड टू वर्ड आपको सारी चीज़ें लिखनी है, ये ध्यान रखना है। फाइन, ई ग्रुप क्या होता है? ई ग्रुप, ई ग्रुप जैसे आप क्लास में ग्रुप बनाते हो, सपोज टीचर ने आपको कोई प्रोजेक्ट दिया बनाने के लिए, तो आप टीचर ने 5 स्टूडेंट्स के ग्रुप में डिवाइड कर दिया स्टूडेंट्स को, तो एक ग्रुप बन गया। उस ग्रुप में आप डिस्कशन करते हो, प्रोजेक्ट से रिलेटेड बातें करते हो, ठीक है, किस तरीके से बनाना है, किस प्रोसेस को यूज करना है, कितने दिन में बनने वाला है, पूरा डिस्कशन करते हो। सारे जो मेंबर्स हैं वो अपने अपने व्यूज को शेयर करते हैं, राइट, अपने आइडियाज को इम्प्लीमेंट करते हो वहां पर। सो उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ग्रुप्स भी क्रिएट किए जाते हैं जिन्हें ई ग्रुप कहते हैं। मतलब यहाँ पर ऑनलाइन पीपल कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होकर एक पर्टिकुलर ग्रुप क्रिएट करते हैं और उस ग्रुप में क्या करते हैं, वो एक सेम टॉपिक पे बात करते हैं और एट लास्ट वो एक कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। सो ई ग्रुप रिफर्स एन ऑनलाइन कम्युनिटी वेयर पीपल डिस्कस ऑन टॉपिक ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। और वही लोगों का ग्रुप क्रिएट होता है जो किसी टॉपिक पे डिस्कस करने और वो सभी के इंटरेस्ट का हो, एक कॉमन इंटरेस्ट का टॉपिक हो। ओके, सो इसको हम कहते हैं ई ग्रुप। फाइन, नाउ अब 18th क्वेश्चन और का है, ये ध्यान रखो, अभी 14th और का देखा, नाउ 18th इज ऑल्सो फॉर इंटरनल चॉइस। सो यहाँ पे है
डिस्कस सम एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ईमेल। ईमेल के क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, देखो ऐसा क्वेश्चन भी आ गया। या फिर यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राइट ब्रीफ अबाउट ईमेल, ईमेल के बारे में आप बताओ, या किस तरीके से, क्या फॉर्मेट होता है ईमेल का। तो कैसा भी क्वेश्चन इस पर्टिकुलर ईमेल वाले टॉपिक से आ सकता है, और क्या आने के चांसेस है वो मैंने आपको बता दिया है ना। सो ईमेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं वो भी पूछ सकते हैं आपसे, कि ईमेल में सबसे पहले आप टू फ्रॉम स्पेसिफाई करते हो, फिर सब्जेक्ट स्पेसिफाई करते हो, फिर यहाँ पे ईमेल बॉडी मतलब जो मैसेज करना है वो, देन आप सेंड बटन पे क्लिक करते हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे आप अपनी फाइल को अटैच भी कर सकते हो, अटैचमेंट ऑल्सो। सो दिस ऑल अबाउट ईमेल कंस्ट्रक्शन, कि किस तरीके से ईमेल को कंस्ट्रक्ट करना है, क्या क्या मेन पार्ट होगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है एग्जाम में। बट यहाँ क्या पूछा है आपसे, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में। सो कंपेयर कर ले, यदि प्रीवियस टाइम से कंपेयर करें तो पहले पोस्ट लेटर हुआ करते थे, पोस्ट लेटर जाने में टाइम लगता था, लिखने में गलती भी हो सकती थी, स्टेशनरी कॉस्ट भी लगती थी, टाइम भी बहुत सारा लगता था। लेकिन यदि आज की बात करें तो ईमेल की मदद से हम क्या करते हैं, ईमेल की मदद से आप किसी भी कोने में कोई पर्सन बैठा हो उसको इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप मैसेज कन्वे कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो विद इन अ टाइम, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना है, सेकेंड्स में, मिनट्स में आपका कॉन्वर्सेशन हो जाता है, ठीक है, और एरर फ्री कॉन्वर्सेशन होता है। बस आपको यहाँ पे प्रॉपर इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत होती है। सो एडवांटेजेस क्या हो गया, लो कॉस्ट, स्पीड अच्छी मिलती है आपको, वेस्ट रिडक्शन होता है, इजी ऑफ यूज, हर कोई इजीली यूज करता है, ज़्यादा कोई आपको स्किल्स की जरूरत नहीं होती, कोई आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने की भी जरूरत नहीं होती है। मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड, रिकॉर्ड को आप मेंटेन करके रख सकते हो, सपोज आपने यदि साल भर से कितने मेल भेजे आप उसका भी रिकॉर्ड रख सकते हो, मतलब फ्यूचर में आप उन ईमेल्स को यूज कर सकते हो। सो दिस ऑल आर दी एडवांटेजेस ऑफ ईमेल। अब इसको आप और अच्छे तरीके से भी लिख कर आ सकते हो, पॉइंट से ही रखना है। देखो 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपसे 2 ही एडवांटेज और 2 ही डिसएडवांटेज पूछेंगे। सो मैंने यहाँ पे आपको 5 बताया, आप कोई भी 2 एडवांटेज को लिख कर आ सकते हो, फाइन। अब डिसएडवांटेज क्या हुए, हार्डवेयर रिक्वायरमेंट, ऑब्वियस आपको एक डिवाइस चाहिए होगा जिसकी मदद से आप ईमेल शेयर करोगे, लाइक आपका लैपटॉप हो, पीसी हो, या फिर आप मोबाइल फोन यूज कर रहे हो। इम्पर्मानेंट, देन अ हैस्टी मीडियम, ठीक है, हार्ड टू कन्वे इमोशंस, अब यहाँ पे आप इमोशंस कन्वे नहीं कर सकते हो, एक तरीके से इम्पर्मानेंट भी होता है, हो सकता है आपका ईमेल आईडी हैक हो गया या आपका ईमेल आईडी वर्क नहीं कर रहा है, इन दैट केस आपके मैसेजेस कहीं ना कहीं परमानेंसी नहीं होती है। एक हैस्टी मीडियम होता है, आपको फ्री टाइम निकालना है और उसमें फिर आपको मेल सेंड करना है, प्रॉपर देखना है सारी चीज़ें, ओके। सो ये चीज़ आपकी हो गई लिमिटेशंस में। तो 2 एडवांटेज और 2 डिसएडवांटेज अच्छे से कर लेना ईमेल से रिलेटेड, और ज़रूर इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। सो जितनी भी वेब सर्विसेज मैंने बताई आपको, अभी कितनी वेब सर्विसेज अभी हमने डिस्कस करी यहाँ पर, 4 वेब सर्विसेज, दे आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके फीचर, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, ईमेल का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का, चैटिंग का एडवांटेज डिसएडवांटेज कर लियो अच्छे से, यही एग्जाम में आएगा, ध्यान रखना 2-2 नंबर्स में, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, describe the terms free software and open source software, write examples of one proprietary and OSS software। देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन 19 आपसे पूछा है कि फ्री सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, और इसके बाद प्रोप्राइटरी और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ना, उसका आपको एक एक एग्जाम्पल भी बताना है। मतलब यहाँ पे आपसे एक तरीके से साइबर एथिक्स वाले चैप्टर में जो हमने सॉफ्टवेयर्स को डिटेल में डिस्कस किया था ना, उस पर ही बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। सो फ्री सॉफ्टवेयर क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है ना, फ्री सॉफ्टवेयर जिसको आप फ्रीली एक्सेस कर सकते हो, जिसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, है ना, जिस सॉफ्टवेयर के लिए आपको कोई पेमेंट नहीं करनी है, साथ ही उन सॉफ्टवेयर में आप चेंजेस भी कर सकते हो। तो मतलब वो सॉफ्टवेयर जिसको आप मॉडिफाई कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपनी नीड के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो, है ना। सो वो सॉफ्टवेयर क्या हो गए, आपके फ्री सॉफ्टवेयर हो गए। सो फ्री सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल विच कैन बी कॉपीड, modified and redistributed as well, but whose source code is not available। देखो ये लाइन ध्यान रखना कि इसका सोर्स कोड अवेलेबल नहीं होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या हुआ है, ऑन दी अदर हैंड इट इज द सॉफ्टवेयर हुज सोर्स कोड इज अवेलेबल, यही बिगर डिफरेंस है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है कि पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर जिस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया गया है, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का कोड आपके सामने अवेलेबल होता है, आप उस कोड में चेंज करके उसको अपनी नीड के अकॉर्डिंग उस सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज कर सकते हो, यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड ओपन सोर्स कोड।
सोर्स कोड का मतलब क्या हो गया, जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वो सॉफ्टवेयर बनाया गया है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड आपके सामने होते हैं, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हो, सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज करके कुछ न्यू वे में अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर विच कैन बी कॉपीड, ये भी कॉपीड हो सकते हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं जैसे फ्री सॉफ्टवेयर। देयर मे और मे नॉट बी चार्जेस पेएबल फॉर ओपन सोर्स। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के लिए कुछ मिनिमल चार्जेस कभी होते भी हैं, अदरवाइज ये कभी कभी आपको फ्री भी मिल जाते हैं इंटरनेट पे। ओके, ना इसके एग्जाम्पल से हम बात करें तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का बेस्ट एग्जांपल लिनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, इसका सोर्स कोड मार्केट में अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसको एक्सेस कर सकते हो, मतलब इंटरनेट से आप इसको यूज भी कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके सोर्स कोड में भी चेंजेस कर सकते हो। इसी तरीके से हम यहाँ पर यदि बात कर लें तो मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, वो भी इसी का एक एग्जाम्पल है। प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर क्या हो गए, प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर वो सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होते हैं, जिस पर प्रोपराइटर का हक होता है, उसकी परमिशन से आपको एक्सेस करना होता है, वो हो गए आपके प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर, जिसमें विंडोज 10 विंडोज 11 जो है आपके प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, सो वो सॉफ्टवेयर जो आपको प्रॉपर परमिशन के साथ में एक्सेस करना है, जिसके लिए पेमेंट करना है, जो किसी की प्रॉपर्टी होते हैं, वो सारे सॉफ्टवेयर आपके प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। इसमें जैसे हम बात कर लें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर की भी, आप CD लेकर आते हो, खरीद के लेकर आते हो ना अपने सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो वो भी आपके प्रोपराइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आते हैं, है ना। बाकी आजकल तो एंटीवायरस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी मिल जाते हैं। इसके अदर देन भी कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है, शेयरवेयर सॉफ्टवेयर होता है, फ्रीवेयर होते हैं, ठीक है, वो कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कुछ टाइम के लिए आपको फ्रीली प्रोवाइड किए जाते हैं। जब आप उसको यूज करके देखते हो, आपको अच्छे लगते हैं, तो आप उसके लिए पेमेंट करके उसे परचेज कर सकते हो, राइट। उन सॉफ्टवेयर्स को भी आप शेयर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हो, राइट। तो समझ में आ गया। अभी सॉफ्टवेयर पे भी मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें इसके डिफरेंस को अच्छे से क्लियर किया है। यहाँ तो हमने समझ लिया कि कैसा क्वेश्चन आने वाला है, होप आपको अच्छे से समझ भी आ गया है। फाइन, सो डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इनके एग्जाम्पल पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। ओके, नाउ सेक्शन सी, सेक्शन बी हमने अच्छे से खत्म कर लिया, जिसमें 2-2 मार्क्स के क्वेश्चंस थे, कैसे लिखना है आंसर समझ में आ गया। सेक्शन सी, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर लिखना है। शॉर्ट आंसर मतलब 3 मार्क्स में आपको क्वेश्चन के आंसर्स को लिखना है। क्या क्वेश्चन है पहला, क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट डिफरेंट टाइप ऑफ स्टाइल शीट्स कैन बी क्रिएट, कितने डिफरेंट टाइप की स्टाइल शीट्स होती हैं, हाउ आर दिस डिफरेंट, और ये डिफरेंट कैसे हैं एक दूसरे से, ठीक है। मतलब कुल मिला के आपको यहाँ पे तीनों स्टाइल शीट के बारे में बताना भी है, और ये एक दूसरे से कैसे डिफर करती हैं, डिफरेंस भी बता देना है। ओके, सो CSS ऑफर 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल शीट्स दैट मे बी लिंक टू वेब पेजेस, जिसमें आप वेब पेजेस को लिंक कर सकते हो। सो CSS में सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है इनलाइन। इनलाइन CSS का क्या मतलब हुआ, इनलाइन समझ में आ रहा है, जब आप HTML डॉक्यूमेंट को बना रहे हो, क्रिएट कर रहे हो, तो उस डॉक्यूमेंट में आप पर्टिकुलर टैग के साथ में स्टाइल को यूज कर लो, पर्टिकुलर टैग के साथ में स्टाइल को यूज कर लेते हो, तो इनलाइन स्टाइल हो जाती है। सो स्टाइल्स आर एम्बेडेड राइट विद इन द HTML कोड। HTML टैग के साथ, HTML कोड के साथ में आप एम्बेड करके स्टाइल्स को यूज कर रहे हो, तो वो इनलाइन हो गई। ओके, इंटरनल क्या हो गई, इंटरनल में यहाँ पर आप स्टाइल एट्रीब्यूट का, स्टाइल टैग का यूज कर लेते हो। सो स्टाइल आर प्लेस्ड विद इन द हेडर इंफॉर्मेशन ऑफ द वेब पेज एंड देन अफेक्ट ऑल कॉरस्पॉन्डिंग टैग्स ऑन द पेज। मतलब हेडर में क्या होते हैं आपके, देखो HTML हम स्टार्ट करते हैं, HTML टैग को हम क्लोज कर देते हैं, फाइन, इतना सभी को अच्छे से पता है। ओके, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, हेड टैग स्टार्ट करते हो, हेड के को क्लोज कर देते हो। अब हेड टैग के अंदर आप यहाँ पर स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर सकते हो स्टाइल को डिफाइन करने के लिए। तो ये हो गया क्या, ये हो गया इंटरनल, जो कि ओवरऑल पूरे डॉक्यूमेंट के लिए। अब यहाँ पे आपका बॉडी टैग आता है और बॉडी टैग क्लोज हो जाता है, ठीक है। सो आप ध्यान से देखो, यहाँ पे पूरे होल डॉक्यूमेंट पे आपने इस पर्टिकुलर स्टाइल को अप्लाई किया हुआ है। तो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में हम ये काम कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट में हेडर सेक्शन में स्टाइल टैग का यूज कर रहे हैं। तो जब स्टाइल टैग का यूज कर रहे हो आप हेडर सेक्शन में, तो वो कौन सा स्टाइल हुआ, CSS का नेक्स्ट टाइप, दैट इज इंटरनल CSS। ओके, और इन लाइन में क्या करते हैं, हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं। फाइन, नेक्स्ट इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल में आप अलग से एक CSS फाइल बनाते हो। क्या करते हो, आप अलग से एक CSS फाइल बनाते हो, कैस्केडिंग स्टाइल शीट अलग से क्रिएट करते हो, और उसे आप मल्टीपल वेब पेज के साथ लिंक करते हो। ओके, क्या करते हैं हम यहाँ पे एक CSS स्प्रेडशीट बनाते हैं, जिसमें आप सारी स्टाइल्स को 1 by 1 डिफाइन करते हो। सपोज बॉडी टैग के लिए, H1 हेडिंग टैग के लिए, इस तरीके से कर्ली ब्रेसेस में हम यहाँ उनकी प्रॉपर्टीज को लिखते हैं। सो इस तरीके से हम एक अलग से स्टाइल शीट बनाते हैं और इसको कर देते हैं लिंक। क्या करते हैं, इसको हम
लिंक कर देते हैं। कहाँ लिंक कर देते हैं उसे आप? डिफरेंट वेब पेजेस के साथ में लिंक का यूज करके। ओके, सो ये समझ में आया अच्छे से? सो ये हो गई आपकी एक्सटर्नल। स्टाइल्स आर कोडेड इन द सेपरेट डॉक्यूमेंट which is then referenced from within the header of the actual web page। एक्चुअल वेब पेज में आप हेडर में जैसे इंटरनल में ऐड करते हो बिल्कुल वैसे ही। सो यदि जानना चाहते हो ना इसके बारे में और डिटेल में कि CSS को कैसे यूज करना है, कैसे इन तीनों स्टाइल शीट्स को यूज करना है, किस तरीके से क्रिएट करना है, कैसे प्रैक्टिकल देखना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ CSS मैंने बहुत अच्छे से समझाया है। एक एक स्टाइल पर एक एक डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21। Pausing as someone else online and using his or her personal financial information. Shopping online or posting something is common type of cybercrime these days. So online shopping जब आप करते हो तो उस टाइम पे बहुत सारे साइबर क्राइम्स जैसे केसेस हमको सुनने में मिलते हैं। कैसे केसेस सुनते हो आप? कि यहाँ पर जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो तो हो सकता है गलती से आपका OTP शेयर हो जाए, आपके बैंक डिटेल्स गलती से शेयर हो जाए। कुछ ऐसे हैकर्स होते हैं जो आपके डिटेल्स को हैक करने की कोशिश करते हैं। जो शॉपिंग वेबसाइट का आप यूज कर रहे हो वो वेबसाइट करेक्ट नहीं होती कभी कभी, है ना। सो कुछ ऐसी वेबसाइट्स भी होती हैं जहां पर आपका फाइनेंशियल लॉस हो सकता है या आपकी पर्सनल डिटेल्स भी हैक हो सकती हैं। सो इस तरीके के साइबर क्राइम्स को हम क्या कहते हैं? What are such type of cyber crimes collectively called? Collectively इस तरीके के साइबर क्राइम्स को हम कहते हैं ऑनलाइन फ्रॉड। फ्रॉड तो है ऑब्वियस, बट कैसा? ऑनलाइन फ्रॉड। ओके, सो ये चीज समझ में आई। इसीलिए ऑनलाइन शॉपिंग वाले जो मैंने वेब सर्विस समझाई थी तो वहां पे आपको कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों बताए थे। साथ ही हमने कुछ प्रिकॉशंस को भी डिस्कस किया था कि वाइल वी शॉपिंग तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। हमें क्या ध्यान रखना होता है? हमें ये ध्यान रखना होता है कि जिस वेबसाइट की मदद से आप शॉपिंग कर रहे हो सबसे पहले तो वो वेबसाइट सही है या नहीं है। तो कैसे पहचानोगे आप? उसके लिए आप ये देखो कि सबसे पहले वेबसाइट के आगे जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो HTTP है और साथ ही उसमें S है कि नहीं। S मतलब सिक्योर, तो सिक्योर वेबसाइट की मदद से आप शॉपिंग कर रहे हो कि नहीं। दूसरी चीज, अपना जो यूजर ID पासवर्ड है, यदि आपने लॉगिन क्रीडेंशियल्स क्रिएट किए हैं तो यूजर ID पासवर्ड हमेशा कैसा होना चाहिए? स्ट्रांग होना चाहिए। इट मीन्स कि आप कभी भी अपने फ्रेंड का नाम, अपने डेट ऑफ बर्थ, पापा का नाम, मम्मी का नाम ये सेट ना करो। उस पासवर्ड में हमेशा आप कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स, नंबर्स, लेटर्स, अल्फाबेट, डिजिट्स को यूज करो। मतलब कुछ कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स का भी यूज कर सकते हो। फाइन। सो इजीली जो क्रैक हो जाए पासवर्ड, ऐसे कोई पासवर्ड भी हमें नहीं रखना है। ठीक है, सो ये कुछ प्रिकॉशंस होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तब। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज कि OTP कभी किसी के साथ शेयर नहीं करना होता है यदि इनकेस कोई OTP आता है तो। नाउ What measures can you take to stop this? अब इन्हें स्टॉप करने के लिए, इस तरीके के ऑनलाइन फ्रॉड को कम करने के लिए हम क्या स्टेप्स लेते हैं? So the measures to stop these frauds may include, जो भी मैंने बताया, कि a monitoring official body that ensures the sanctity of e-commerce company and delivery of good services as promised। सबसे मेन चीज कि जहां से गुड सर्विसेज डिलीवर हो रहा है, जहां से आप परचेज कर रहे हो वो प्रॉमिस्ड होना चाहिए। इसको आपको चेक कर लेना है। ओके, कैसे चेक करोगे? तरीके बताए मैंने। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मैकेनिज्म बाय ई-कॉमर्स साइट एंड पेमेंट गेटवेज टू प्रिवेंट स्टीलिंग ऑफ क्रूशियल इंफॉर्मेशन। जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है वो स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब यहाँ पर जो भी ई-कॉमर्स वेबसाइट्स है, जिस भी गेटवे का यूज कर रहे हो पेमेंट के लिए, आप पेटीएम, नेट बैंकिंग, जिसका भी यूज कर रहे हो वो सिक्योर होना चाहिए। फाइन। ऑफिशियल गाइडलाइंस एंड सेफगार्ड्स ऑफ द सेलिंग ऑफ यूजर्स डेटा टू थर्ड पार्टीज। जो ऑफिशियल गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड की जाती हैं वेबसाइट्स के थ्रू, ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट्स के थ्रू, उन्हें प्रॉपर आप फॉलो करें ताकि आपके साथ कभी इस तरीके का कोई फ्रॉड ना हो और इससे हम बच सकें। ओके, नाउ फ्रॉम अ CSS कोड विद इन द हेड स्टार्ट टैग एंड हेड एंड टैग फॉर द फॉलोइंग स्पेसिफिकेशंस। अब क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ध्यान से समझना, CSS पर बेस्ड है। हेड टैग में हम क्या स्पेसिफिकेशंस लिखते हैं जब आप HTML डॉक्यूमेंट बनाते हो तब? तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेसिफिकेशंस दिया हुआ है। बैकग्राउंड कलर ब्लू सेट करना है। फॉर द पैराग्राफ फॉन्ट फैमिली डोमेन होगा। कलर जो होगा टेक्स्ट का रेड होगा। हेडिंग शुड बी इन ब्लैक कलर। ये आपको कुछ स्पेसिफिकेशन दी हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको एक CSS बनानी है, क्रिएट करनी है, स्टाइल शीट क्रिएट करनी है। सो बैकग्राउंड कलर ब्लू फॉर दी पैराग्राफ। पैराग्राफ मतलब P टैग की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? P टैग। बैकग्राउंड कलर ब्लू मतलब यहाँ पे हम बॉडी टैग की बात कर रहे हैं तो CSS का क्या हो जाएगा? बॉडी सिलेक्टर हो जाएगा। यहाँ पे पैराग्राफ के लिए P सिलेक्टर हो जाएगा जब आप इसको CSS में यूज करोगे। फॉन्ट फैमिली,
फॉन्ट फैमिली। सो फॉन्ट के जो सिलेक्टर्स हमने देखे थे उसमें फॉन्ट फैमिली यूज किया था प्रॉपर्टी। उसकी वैल्यू जो आपको सेट करनी है वो डोमेन सेट करनी है। कलर टेक्स्ट का, टेक्स्ट कलर जो होगा वो रेड सेट कर देना है। हेडिंग, हेडिंग टैग जो यूज होता है H1 से H6, उसके लिए आप यहाँ पे हेडिंग टैग ब्लैक सेट कर सकते हो। सो हेडिंग के लिए जो भी टेक्स्ट कलर होगा है ना, वो हम क्या करेंगे, ब्लैक कलर सेट करेंगे। सो इसके लिए जो आपका बनना है स्टाइल शीट वो कुछ इस तरीके से बनेगा। अब ध्यान से देखो, स्टाइल शीट क्रिएट करना है तो हम या तो टैग के साथ में यूज कर लें, तो टैग के साथ में एम्बेड जब यूज कर लेते हो तो इनलाइन हो जाती है। जैसे मैंने बताया H1 टैग के साथ आपने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज कर लिया, ठीक है। स्टाइल एट्रीब्यूट में यहाँ पे आपने कलर सेट कर दिया, सो जो भी आपको सेट करना है फॉन्ट कलर वगैरह, तो ये आपने एक टैग के साथ यूज कर लिया। तो टैग के साथ यूज कर लिया तो ये इनलाइन हो गया जब आपने स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज किया। लेकिन जब आप इंटरनल स्टाइल शीट का यूज करते हो तो उसे आप कुछ इस तरीके से यूज करते हो। मतलब यहाँ पे हम वेब, जो भी वेब डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो, HTML डॉक्यूमेंट, हेड टैग के अंदर आप स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज करते हो। देखो ये स्टार्ट और एंड हो गया स्टाइल एट्रीब्यूट, और इसके अंदर जो हमें स्पेसिफिकेशन दी हुई थी कि बॉडी टैग बैकग्राउंड कलर ब्लू, पी टैग मतलब पैराग्राफ सिलेक्टर में आपने कलर रेड रखा है, उसकी एक और प्रॉपर्टी फॉन्ट फैमिली है ना, वो सेट किया हुआ है। नाउ देखो फॉन्ट क्या सेट किए थे हमने यहाँ पर, डोमेन ना, तो ये डोमेन है। ओके, फॉन्ट फैमिली आपने डोमेन सेट किया हुआ है। हेडिंग के लिए H1 सिलेक्टर का यूज किया जिसमें कलर प्रॉपर्टी को ब्लैक सेट किया है। स्टाइल टैग क्लोज कर दिया, हेड टैग क्लोज कर दिया। सो ये किस टाइप का स्टाइल शीट है, ये आपका इंटरनल स्टाइल शीट है। ओके, समझ में आया। जब आप स्टाइल टैग का यूज कर रहे हो और उसमें आप इस तरीके से स्टाइल्स को स्पेसिफाई कर रहे हो, सो जितना भी वेब डॉक्यूमेंट जो भी आगे आप बॉडी टैग में लिखोगे उन सब पे, जहां सपोज आपने एक से ज्यादा पैराग्राफ यूज करें तो हर पैराग्राफ का कलर रेड हो जाएगा और फॉन्ट फैमिली डोमेन सेट हो जाएगा। जहां पे भी हेडिंग्स आपने यूज करी है H1 हेडिंग तो उसका कलर ब्लैक हो जाएगा। सो ये जो स्टाइल है ये पूरे डॉक्यूमेंट पे अप्लाई हो जानी है। ओके, और एक्सटर्नल में तो हम इस स्टाइल शीट को अलग से बनाते हैं ना, एक एक्सटर्नल स्टाइल शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो क्लियर है क्या चेंजेस किए, किस तरीके से स्पेसिफाई किया, ये क्लियर है। ये हो गया आपका सिलेक्टर, ये हो गया प्रॉपर्टी जिसको सेट करना है, ये प्रॉपर्टी की वैल्यू कॉलन से स्पेसिफाई होती है ना। अब यदि इसका कॉरस्पॉन्डिंग HTML कोड पूछा होता तो आप क्या लिखते, आप कुछ इस तरीके से लिखते, बॉडी टैग में कलर सेट करना है ना, तो BG कलर इक्वल्स टू ब्लू, राइट, ऐसे ही लिखते ना और टैग क्लोज कर देते। पैराग्राफ टैग यूज करते, ये इसका कॉरस्पॉन्ड है। पैराग्राफ टैग यूज करते हैं, पैराग्राफ में आपको क्या सेट करना है, टेक्स्ट को सेट करना है रेड कलर, तो यहाँ पे आप पैराग्राफ के लिए सेट कर देते हैं, है ना। इसी तरीके से हेडिंग के लिए H1 टैग का यूज करते हैं हम, ठीक है, और इनके कॉरस्पॉन्डिंग टैग्स का यूज कर लेते हैं, एट्रीब्यूट्स का यूज कर लेते हैं। ओके, तो ऐसा क्वेश्चन भी हमने प्रीवियस सैंपल पेपर में देखा था कि CSS कोड को HTML में कन्वर्ट करना है, HTML कोड को CSS में कन्वर्ट करना है। सो यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं, कन्वर्जन करने के लिए भी आपको पूछ सकते हैं। ओके, नाउ 22 का और, अब 22 और में, 14 और में था, 18 और में था, दोनों क्वेश्चन और में देखे, 22 वाला भी आपका और वाला क्वेश्चन है। What is the purpose of HTML forms? Write the HTML code to create a text box in HTML form. अब HTML form भी आ रहा है आपके सिलेबस में, राइट। फॉर्म पर भी डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है, फिर से बता रही हूँ। HTML फॉर्म्स में कितने टूल्स होते हैं, रेडियो बटन, चेक बॉक्स, लिस्ट बॉक्स, किस तरीके से इनका यूज करना है, कैसे क्रिएट करना है, कौन सा एट्रीब्यूट है, क्या इसका प्रैक्टिकल है, सब अवेलेबल है। ओके, सो HTML फॉर्म की यदि बात करें तो एन HTML फॉर्म इज यूज्ड टू कलेक्ट यूजर इनपुट। भाई फॉर्म किस लिए होते हैं, यूजर से इनपुट लेने के लिए होते हैं ना। नेम, यहाँ आप नेम एंटर करते हो, क्लास लिखा हुआ है तो बाकायदा आप क्लास एंटर करते हो। ओके और कैंसिल जैसे कुछ बटन होते हैं, या सबमिट और रीसेट जैसे बटन होते हैं, इन पे क्लिक करते हो तो आपकी डिटेल सबमिट हो जाती है। ऐसे फॉर्म्स आपने देखे हैं, आप इंटरनेट का यूज़ करते हो, आप कोई कंपटीशन के लिए फॉर्म फिल करते हो, भाई एडमिशन लेते हो, है ना, तो जनरली हम इस तरीके का फॉर्म फिल करते हैं। गूगल फॉर्म्स भी आपसे भी नहीं सुना होगा। सो इस तरीके का जब फॉर्म आपको क्रिएट करना है, एक वेब डॉक्यूमेंट बनाना है, सो हम फॉर्म के क्रिएट करने के लिए फॉर्म एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं, फॉर्म टैग का यूज़ करते हैं। लेकिन यूज़र से जब इनपुट लेना है तो उसके लिए हम बेसिकली फॉर्म का यूज़ करते हैं। द यूज़र इज मोस्ट ऑफन साइंड टू द सर्वर फॉर प्रोसेसिंग, और यहाँ पे इनपुटिंग के लिए जिस पर्टिकुलर टैग का यूज़ किया जाता है वो होता है इनपुट टैग। ओके, अब क्या पूछा है आपसे, राइट द HTML कोड टू क्रिएट अ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इनपुट टैग का यूज करेंगे, और इनपुट टैग का एक एट्रीब्यूट यूज करेंगे जिसे हम कहते हैं टाइप।
कि इनपुट आप किसके थ्रू देना चाहते हो, टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू, रेडियो बटन के थ्रू, या फिर लिस्ट के थ्रू, जिसके भी थ्रू आपको देना है, तो यहाँ पे हम उसका टाइप सेट कर देते हैं टेक्स्ट। सो दिस इज द कोड टू क्रिएट द टेक्स्ट बॉक्स। क्या लिखा है, एन इनपुट एलिमेंट इज द मोस्ट यूज्ड फॉर एलिमेंट, इट कैन बी डिस्प्लेड इन मेनी वेज डिपेंडिंग ऑन द टाइप एट्रीब्यूट। तो टाइप एट्रीब्यूट की मदद से आप टेक्स्ट बॉक्स इस तरीके से यूज कर सकते हो। क्या लिखना है आपको, इनपुट टैग लिखना है, टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट लिख देना है, रेडियो बटन बनाना है तो टाइप इक्वल्स टू रेडियो आ जाएगा, डिस्प्लेज अ सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट फील्ड, तो आपको इस तरीके से एक सिंगल लाइन फील्ड दिखेगी जहां पे आप अपना टेक्स्ट को एंटर कर सकते हो। फाइन, क्या कोड लिखना है, ये कोड लिखना है। इस तरीके से आप इस आंसर को लिखकर आ सकते हो। नेक्स्ट 23rd आंसर, इन द URL। अब ये URL देखो, URL कोई सी भी पूछी जा सकती है आपसे, कोई सी भी दी जा सकती है। ओके, सो https www.magnetbrains.com कोर्स है CBSE क्लासेस 9th फुल वीडियो कोर्स। ओके, सो यहाँ पे आपको एक URL दिख रही है क्लास 9th की। क्या दिख रही है, एक URL मैग्नेट ब्रेन्स की, जिसमें क्लास 9th को एक्सेस किया हुआ है। अब URL के कितने पार्ट्स होते हैं ये अच्छे से पता है ना सभी को। ओके, नहीं पता है तो फिर से एक बार बता देती हूँ मैं। ये हो गया आपका HTTPS, ये हो गया प्रोटोकॉल, ठीक है, जिसकी मदद से आप पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर पाओगे सर्वर से। सो www.magnetbrains.com डोमेन हो गया, ठीक है। नाउ कोर्सेस CBSE क्लास 9th, ये हो गया पूरा पाथ, मतलब फर्दर इस पर्टिकुलर वेबसाइट में आपको कहाँ किस पाथ पे जाना है, किसे एक्सेस करना है। सो वेबसाइट URL के इतने पार्ट होते हैं। अब यहाँ आपको पूछा है What is the HTTPS component? HTTPS को क्या कहते हैं हम इस पर्टिकुलर URL में? So HTTP is a protocol or a server that is hypertext transfer protocol. ओके, याद रखना ये चीज, जनरली इस तरीके का क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में। प्रीवियस सैंपल पेपर में भी देखा हमने, प्रीवियस ईयर्स के जो सैंपल पेपर्स थे टर्म 1 टर्म 2 के पिछली बार के, उनमें भी हमने ये क्वेश्चंस को देखा था नहीं देखा था, आते हैं जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके से। तो इसके लिए हमें हमेशा प्रिपेयर रहना है। बहुत ईजी है ना, URL अच्छे से पढ़ा है हमने, हमें पता है URL के कितने टाइप्स होते हैं, राइट। नाउ व्हाट आर द www.magnetbrains.com कंपोनेंट। अब ये क्या कंपोनेंट है आपका, जल्दी से बता दो। दिस इज अ नेम और एड्रेस ऑफ वेबसाइट। नेम और एड्रेस है वेबसाइट का, जिसकी मदद से आप पर्टिकुलर वेबसाइट को एक्सेस कर पा रहे हो। हर एक वेबसाइट का यूनिक नाम होता है, यूनिक एड्रेस होता है, जहां से जिस नाम से वो सर्वर पर स्टोर होता है, और वहीं से हम उसे एक्सेस करते हैं। किसकी मदद से एक्सेस करते हैं, HTTP प्रोटोकॉल की मदद से एक्सेस करते हैं, ठीक है। कोर्सेस CBSE क्लास 9th फुल वीडियो कोर्स, ये क्या चीज है, व्हाट इज दिस कंपोनेंट, दिस इज अ वेब पेज। ये एक वेब पेज है, ठीक है, जिसे हम एक्सेस कर पा रहे हैं। जैसे आपकी बुक होती है ना, कंप्यूटर एप्लीकेशन की बुक है, कंप्यूटर एप्लीकेशन की बुक में कितने पेजेस है, सपोज 300 पेजेस हैं, तो 300 पेजेस, तो हर एक पेज वेब पेज कहला रहा है, हर एक पेज इंडिविजुअल पेज है। उसी तरीके से वेबसाइट आपकी एक बुक है, उस वेबसाइट में बहुत सारे पेजेस होते हैं जिन्हें वेब पेज कहा जाता है, और हर एक वेब पेज को एक्सेस करते हैं उसके पाथ से आप, ठीक है। सो यहाँ पे अच्छे से क्लियर हो गई ना ये चीज कि URL के कितने पार्ट हो गए। ओके, सो ये चीज आपको पता होना चाहिए, क्यों, क्योंकि इस पर बेस्ड ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। .com कमर्शियल वेबसाइट को इंडिकेट करता है, ऐसी .in आता है ना, .ac.in होता है, .gov होता है गवर्नमेंट वेबसाइट्स के लिए। तो ये सब हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, वीडियोस अवेलेबल है स्टूडेंट्स, वहां से आप इसके बारे में और जान सकते हो। नाउ सेक्शन नंबर D, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन C तक अच्छे से क्लियर, कोई डाउट नहीं है, डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखो, बिल्कुल सॉल्व होगा आपका डाउट, ठीक है ना। सेक्शन D लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में, मतलब यहाँ पे आपको मिलेंगे अब 4 मार्क के क्वेश्चन। अभी हमने 1 2 3 मार्क के क्वेश्चन देख लिए, अब 4 मार्क के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज राइट द HTML कोड टू जनरेट द फॉलोइंग आउटपुट। ये आउटपुट आपको जनरेट करना है, मतलब कि आपको इस तरीके का एक वेब पेज डिजाइन करना है। दिख रहा है ये वेब पेज, खाओ पियो रेस्टोरेंट, वाह बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। खाओ पियो रेस्टोरेंट के नाम से आपको एक इस तरीके से वेब पेज बनाना है, जहां पे कुछ इस तरीके से मेन्यूज डिजाइन है, मेन्यूज रिजर्वेशन कैटरिंग टूर्स, ये उनकी फैसिलिटीज है जो वो देते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ एक टेबल दिख रही है ना हमें, ये टेबल भी डिजाइन की हुई है कि आपको किस तरीके का खाना पसंद है, इंडियन, इटालियन, कॉन्टिनेंटल और थाई, लाइक दिस। ओके, सो जो आपका सिलेक्ट अकॉर्डिंग टू जो भी चॉइस है वहां से सिलेक्ट कर लो। नाउ तो ये टेबल डिजाइन करनी है। फॉर फर्दर इंक्वायरीज एंड रिजर्वेशन कॉन्टैक्ट अस, तो यहाँ पे आपको एक ईमेल भी क्रिएट करना है, ठीक है। नाउ ईमेल के साथ लिंकिंग क्रिएट करनी है, और ये एक आपकी इमेज खाओ पियो रेस्टोरेंट की। सो आप ध्यान से देखो, ये आउटपुट के लिए आपको क्या कोड लिखना पड़ेगा,
सेक्शन नंबर डी का पहला क्वेश्चन। सेक्शन नंबर डी, जैसे मैंने बताया आपको कि प्रैक्टिकल बेस्ड होगा, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बेस्ड इन द सेंस कि आपको कुछ कोड देंगे तो आउटपुट बताना है, आउटपुट दिया है तो आपको कोड बताना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको क्या समझ में आ रहा है, ये देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आपको सबसे पहले तो एक H1 टैग का यूज कर लेना है, हेडिंग 1 टैग का, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको UL टैग का यूज करना है क्योंकि एक ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। फिर यहाँ ये आप एक पैराग्राफ में इंक्लूड कर सकते हो P टैग की मदद से। यहाँ पे आपने एक टेबल क्रिएट किया है, फाइन, टेबल में फिर TR-TD टैग का यूज कर लिया। देन आप देखो यहाँ पे ये इमेज क्रिएट है, क्या है इमेज, तो इमेज को लगाने के लिए हम IMG टैग का यूज करेंगे। फिर उसके बाद में सेंटर अलाइन करके आपने ये लाइन लिखी हुई है और यहाँ पे हमने यूज किया है किसका, एंकर टैग का, क्योंकि आप एंकर टैग के साथ यहाँ मेल टू फंक्शन को यूज करने वाले हो, क्योंकि इस पर्टिकुलर लिंक पर, इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्ट अस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप मेल आईडी पे पहुंच जाओगे कॉन्टेक्ट अस के थ्रू। तो ये मेन चीज हमने देखी कि वेब पेज को क्रिएट करने के लिए हमें इतने बेसिक टैग्स का यूज करना है। ओके, सो ये क्लियर। अब कैसे क्रिएट करना है इसको, इसके लिए कोड देख लें। सो इसके लिए कुछ स्पेसिफिकेशंस दी हुई हैं, साथ ही आपको स्पेसिफिकेशन भी कैसा कलर रखना है, क्या होना चाहिए, ठीक है, कैसा फॉन्ट साइज होना चाहिए, लाइक दिस स्पेसिफिकेशंस आर हियर। टाइटल ऑफ द पेज, पेज का टाइटल सेट करना है, ईट हेल्दी लिव हेल्दी। टाइटल मतलब ये आपका वेब पेज है ना, और यहाँ पे ऊपर टाइटल बार में टाइटल होता है, सो ईट हेल्दी लिव हेल्दी आना चाहिए। फिर आपकी इमेज है, हेडिंग है, फिर यहाँ टेबल है, ओके, फिर इस तरीके से समझ में आया। सो टाइटल कहाँ मेंशन करते हैं हम, टाइटल टैग में। टाइटल टैग कहाँ होता है, हेड टैग में, कंटेनर टैग है, फाइन, समझ में आ गया पहली स्पेसिफिकेशन। हेडिंग ऑफ पेज इज मरून। अब हेडिंग टैग जो था H1 टैग में आप जो भी हेडिंग लिखने वाले थे वो मरून होना चाहिए। सो हेडिंग क्या है देख लेते हैं। हेडिंग आपकी ये है, खाओ पियो रेस्टोरेंट, ये मैरून कलर से होनी चाहिए। सो यहाँ पे आप H1 टैग में कलर यूज कर लोगे मरून। यहाँ पे आप यूज करोगे क्या, टाइटल टैग, जिसमें आप ये टाइटल मेंशन करोगे। थर्ड स्पेसिफिकेशन, इमेज यूज्ड इज restaurant.jpg। तो JPG इमेज है आपकी सिस्टम में पहले से होना चाहिए इस नाम से इमेज, तभी आप उसको किसकी मदद से, IMG टैग SRC एट्रीब्यूट की मदद से लिख सकते हो restaurant.jpg, तो वो इमेज भी पेस्ट हो जाएगी। कैप्शन ऑफ टेबल इज ब्लू। अब टेबल का कैप्शन, तो कैप्शन टैग से आप टेबल का कैप्शन ब्लू सेट कर सकते हो कैप्शन टैग की मदद से। टेबल बॉर्डर इज ब्लू, तो जब टेबल क्रिएट करोगे टेबल टैग से, तो टेबल टैग में आप बिना बॉर्डर के तो टेबल क्रिएट नहीं करोगे, तो बॉर्डर को आपको 2 सेट कर देना है, तभी आप टेबल क्रिएट कर पाओगे, और वो भी ब्लू कलर की होना चाहिए, तो कलर भी, बॉर्डर कलर भी सेट कर देना। द लिंक्स आर 1HTML, 2.HTML, 3.HTML एंड 4.HTML। तो ये लिंक कहाँ से आ गई, समझो ये लिंक है एक्चुअली कि इंडियन पे क्लिक करोगे तो इंडियन फूड की लिस्ट खुल जानी है, इटालियन पे क्लिक करोगे तो इटालियन फूड की लिस्ट खुल जानी है, कॉन्टिनेंटल पे क्लिक करोगे तो कॉन्टिनेंटल, थाई पे क्लिक करोगे तो थाई। तो दिस ऑल आर दी लिंक्स, ओके, हाइपर लिंक्स। तो टेबल में ध्यान से देखो, टेबल टैग में आपने लिंक क्रिएट करिए बाय यूजिंग ए टैग, एंकर टैग, ओके। और कैसे, जब इंडियन पे क्लिक करोगे तो दूसरा वेब पेज खुलेगा, तो उस वेब पेज का नाम क्या है, 1.html। इटालियन पे क्लिक करोगे तो कोई और वेब पेज खुलेगा जिस पे इटालियन डिस्क्रिप्शन होगा ना, 2.html नाम से वो वेब पेज होगा। सो ये लिंक हो गए, लिंक के नाम आपके 3-4 तक, ओके। नाउ 7th स्पेसिफिकेशन, द ईमेल आईडी फॉर कॉन्टेक्ट अस इज। अब ईमेल आईडी भी तो चाहिए, कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करेंगे तो भाई खाओ पियो रेस्टोरेंट तक पहुंचना चाहिए ना हमारी रिक्वायरमेंट, तो ईमेल आईडी हो जाएगा abc@xyz.com, ओके। ये ईमेल आईडी भी मेंशन है। अब कमाल की बात ये है, काम की बात ये है कि आपको ये पूरे 7 स्पेसिफिकेशंस नहीं करके आना है, आपको यहाँ पे मिलेगी चॉइस, आपको इनमें से कोई भी 4 स्पेसिफिकेशंस को करके आना। सो क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर कुछ इस तरीके से आपको लिखना है, लेकिन जितनी स्पेसिफिकेशन दी हुई है उनमें से कोई 4 स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको कोड मेंशन करना है, ओके। नाउ HTML से हम स्टार्ट करते हैं वेब पेज को डिजाइन करना। हेड टैग में आपको सबसे पहला स्पेसिफिकेशन, ये स्पेसिफिकेशन नंबर 1 था कि आपको टाइटल क्या देना है, ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी। सो वेब पेज का हमने टाइटल दे दिया। अब टाइटल कैसे शो होगा, जब आपका वेब पेज आप वेब ब्राउजर से एक्सेस करोगे, सो यहाँ पे आपको ईट हेल्दी एंड लिव हेल्दी ऐसे करके आपको क्या शो होगा, टाइटल बार में टाइटल शो हो जाएगा, किसकी मदद से, टाइटल टैग की मदद से। सो हेड टैग में हमने क्या यूज कर लिया, टाइटल टैग, ओके, और हेड टैग को क्लोज कर दिया। ये फर्स्ट स्पेसिफिकेशन हमारा कंप्लीट है। आगे बढ़ो, बॉडी टैग। अब वेब पेज को डिजाइन करना है, खाओ पियो रेस्टोरेंट आपका हेडिंग होना चाहिए। हेडिंग में भी क्या दिया था, यहाँ पर इन्होंने कुछ आपको फॉन्ट दिए थे कि मरून कलर सेट होना चाहिए फॉन्ट कलर का। सो हमने यहाँ पर ग्रीन, ब्लू और रेड, है ना, ये क्या कर दिए, ये 3 ए लिंक, वी लिंक और लिंक के कलर सेट कर दिए कि जो लिंक आप आगे टेबल में क्रिएट करने वाले हो, है ना,
तो वो लिंक के कलर कैसे होने चाहिए, यदि यूज़र विजिट कर लेता है लिंक को तो ब्लू हो जाना चाहिए, लिंक रेड हो जाना चाहिए विजिट करने के बाद, ए लिंक एक्टिव लिंक ब्लू होगी, ठीक है, और लिंक में फिर जो नॉर्मल लिंक का कलर होगा वो ग्रीन होगा। सो बॉडी टैग में हमने लिंक के लिए भी कलर सेट कर दिए हैं। नाउ सेंटर टैग को स्टार्ट किया क्योंकि जो हेडिंग थी वो सेंटर टैग में आ रही थी, राइट, तो सेंटर टैग के अंदर हमने हेडिंग का यूज़ किया है। सो सेकंड स्पेसिफिकेशन यहाँ पे यूज़ हो रही है आपकी, दिस इज हेडिंग टैग के अंदर हमने फॉन्ट टैग का यूज़ किया, उसमें लिखा है कलर इज इक्वल्स टू मैरून, क्योंकि हेडिंग जो है खाओ पियो रेस्टोरेंट, ओके, ये किस कलर से होना चाहिए, इसके जो फॉन्ट कलर है वो मरून होना चाहिए, तो वो हमने यहाँ पर सेट कर दिया है। नाउ फॉन्ट टैग को क्लोज कर दिया, हेडिंग टैग को क्लोज कर दिया। सो ये सेकंड स्पेसिफिकेशन हमने यहाँ मेंशन किया। आगे आ जाओ, अब इमेज देखो, इमेज का नाम बताया था इन्होंने restaurant.jpg, आपको इमेज लेनी है, तो थर्ड जो आपका स्पेसिफिकेशन है वो यहाँ इमेज टैग में अप्लाई हो रहा है। इमेज अप्लाई करने के लिए हमने img टैग का यूज़ किया, src सोर्स के साथ हमने लिखा है restaurant.jpg, इमेज का नाम, अलाइन राइट, हाइट 255 एंड विड्थ 250, ठीक है। सो आपको ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आई कि हमने यहाँ पे क्या यूज़ कर लिया है, अलाइन और हाइट और विड्थ तीनों एट्रीब्यूट का यूज़ किया है, क्लियर। नाउ फॉन्ट कलर, अब फॉन्ट कैसा होना चाहिए, देखो फॉन्ट भी यहाँ पे आपको समझ में आएगा, ठीक है। फॉन्ट कलर इक्वल्स टू पर्पल साइज 5, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फॉर के बाद में आपके पास एक लिंक थी ना, सो वो लिंक भी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। नाउ यूएल टैग अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट होनी थी, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट करने के लिए हमने यूएल टैग का यूज़ किया, बुलेटेड लिस्ट प्रिपेयर हो रही थी। अब वो तीनों जो लिस्ट थी वो लिंक्ड थी ना, लिंक्स थी, तो लिंक करने के लिए जिस वेब डॉक्यूमेंट से आपको लिंक करना है, सो वो वेब डॉक्यूमेंट का नाम 1.html, 2.html, 3.html, 4.html, मेन्यूज, रिजर्वेशन, कैटरिंग, टूर्स, जो फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर रहे थे। मेन्यूज पे क्लिक करेंगे तो 1.html वाला जो वेब डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा, रिजर्वेशन पे क्लिक करेंगे तो 2.html वाला वेब पेज ओपन हो जाएगा, इसी तरीके से कैटरिंग पे क्लिक करेंगे तो 3.html, टूर्स पे क्लिक करेंगे तो 4.html वाला वेब पेज शो हो जाएगा, ओके। और ये हमने एक केस में क्रिएट किया है यूएल टैग में। सो यूएल टैग क्या हो गया आपका, अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन, है ना, जिसमें हमने देखा था कि आपको क्या सेट करना है, 1 2 3 4 4 लिंक क्रिएट करनी है, ये 4 डॉक्यूमेंट होंगे जिनके लिए। नाउ आगे बढ़ते हैं, फॉन्ट टैग क्लोज कर दिया यहाँ पे। फॉन्ट साइज, नेक्स्ट फॉन्ट टैग ओपन किया जिसमें फॉन्ट साइज हमने 5 रखा है। अब ये फॉन्ट टैग अगेन क्यों यूज़ करें, क्योंकि जो आपका वेब पेज था जिसे आपको डिज़ाइन करना है, एक बार वेब पेज देख लो, है ना, उस वेब पेज में देखो फॉन्ट्स चेंज है, यहाँ फॉन्ट अलग है, यहाँ फॉन्ट अलग है, यहाँ पे कलर भी सेट करना है आपको, ठीक है, फिर यहाँ पे फॉन्ट्स अलग हैं, एक टेबल के अंदर अब आपको ये सारी चीज़ें क्रिएट करनी है। देन उसके बाद हमको फिर कॉन्टैक्ट अस पर एक ईमेल क्रिएट करना है, राइट। सो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, वापस आ जाते हैं हमारे कोड पर। फॉन्ट साइज 5, सेंटर में हमने एक टेबल क्रिएट किया क्योंकि वेब पेज के सेंटर में टेबल है, तो टेबल टैग में बॉर्डर 2 सेट करी और बॉर्डर का कलर ब्लू। ये नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन कि टेबल जब आप क्रिएट करोगे तो उसमें बॉर्डर और बॉर्डर कलर आपको सेट करना है, सो दोनों एट्रीब्यूट यूज कर लिए, ओके। ये हमारा नेक्स्ट स्पेसिफिकेशन हुआ। फॉन्ट, अब टेबल में भी जो फॉन्ट होंगे उनका कलर ब्लू होना चाहिए। कैप्शन भी सेट करना है, दिस इज अनदर स्पेसिफिकेशन कि टेबल का कैप्शन क्या होगा, मेन्यूज अवेलेबल आर हियर, कैप्शन टैग क्लोज कर दिया, फॉन्ट टैग क्लोज कर दिया, ओके। अब क्रिएट करेंगे हम टीआर टैग से टेबल की रोज, तो टीआर टैग से टेबल डेटा में पहला जो कॉलम है उसमें 1 आएगा, देन फर्स्ट रो में 1 इंडियन, 2 इटालियन, 3 कॉन्टिनेंशियल, 4 थाई, ओके। सो ये चीज़ समझ में आ गई कि टीडी टैग से आपने सेल क्रिएट किया है, टीआर टैग जो कि यहाँ स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एंड हो रहा है, इससे एक रो, तो 4 रो थी ना, तो 4 हमने टीआर टैग का यूज़ कर लिया, देखो यहाँ पर, ठीक है, और 4 टीआर टैग को आपने यहाँ पर क्लोज भी किया है। क्लियर हुआ अच्छे से। और इनके अंदर जब आप सेल्स क्रिएट करते हो तो टीडी टैग में हर एक चीज़ को मेंशन करते हो, जैसे आपको यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, 2 इटालियन। क्लियर। नाउ टेबल टैग को क्लोज कर दिया और सेंटर टैग क्लोज कर दिया। अब एक लाइन ब्रेक अप्लाई किया है, बीआर टैग से क्या होता है, लाइन ब्रेक हो जाती है, नेक्स्ट लाइन पे जो है आपका टेक्स्ट शो होता है। सो फॉर फर्दर इंक्वायरीज एंड रिजर्वेशन, नेक्स्ट लाइन से ये चीज़ स्टार्ट होगी। ए टैग, ये हो गया आपका लास्ट स्पेसिफिकेशन। ए टैग मतलब एंकर टैग, वहाँ पे आपने HREF एट्रीब्यूट में यूज़ कर लिया मेल टू फंक्शन का, क्योंकि कॉन्टैक्ट टेक्स्ट में हमें मेल को लिंक करवाना है, राइट। सो इसमें हमने मेंशन कर दिया मेल टू फंक्शन में ईमेल का नाम abc@xyz और कॉन्टैक्ट अस पर ये मेल ओपन होना चाहिए। जब कॉन्टैक्ट अस पे यूज़र क्लिक करेगा तो हम यहाँ पर किसको लिंक कर रहे हैं, वेब पेज को लिंक नहीं कर रहे हैं, मेल को लिंक कर रहे हैं। सो मेल टू फंक्शन का यूज़ किया जाता है। फॉन्ट टैग क्लोज कर दिया, बॉडी टैग क्लोज, HTML टैग क्लोज। सो अच्छे से समझ में आ गया ना। अब इस क्वेश्चन में हमने बहुत सारे टैग्स को पढ़ लिया जो इंपॉर्टेंट थे।
एंकर टैग देखा, इमेज टैग देखा, टेबल टैग देखा, यूएल टैग देखा, मतलब ऑर्डर्ड अनऑर्डर्ड लिस्ट, इमेज, हाइपर लिंकिंग कैसे होती है वो भी सीख लिया। सो होप अच्छे से समझ में आया। अब यहाँ पे जो आपको टोटल 7 स्पेसिफिकेशंस दी हुई थी, इनमें से कोई सी भी 5 करनी थी, तो मैंने आपको 7 तो बताई है। जो आपको इजी लगती है उन स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग आपको चेंजेस करने हैं। ओके, HTML में कोड पूरा लिख कर आना है, ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकेशन दी तो बस वही लाइन्स लिख कर आओ, कोड पूरा लिख कर आना है, ये भी ध्यान रखना। ओके, वैसा का वैसे ही आपको वेब पेज डिजाइन करना है क्योंकि 4 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। आगे बढ़ जाएं और में अब देखो क्वेश्चन नंबर 24 जो डी सेक्शन का है वहां पे आपको चॉइस मिल रही है। सो ऑब्जर्व द फॉलोइंग वेब पेज एंड राइट HTML कोड टू जनरेट इट। अब यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, एक वेब पेज दिया हुआ है, ठीक है, उसका कोड आपको लिखना है और उसमें भी कुछ स्पेसिफिकेशन दी होगी, उनमें से भी कोई 4 स्पेसिफिकेशन ही करना है क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपका क्या है, 4 मार्क्स का है। देखो ध्यान से, ये आपका वेब पेज है, इस तरीके का वेब पेज आपको डिजाइन करना है। क्या दिख रहा है, सबसे पहला वेब पेज का बैकग्राउंड कलर येलो है। ओके, सो बॉडी टैग में आप बैकग्राउंड कलर येलो सेट कर दोगे। फिर क्या दिखा आपको कि एक हेडिंग है, H1 हेडिंग, हेडिंग में आपने क्या कर दिया, हेडिंग में आपने हेडिंग का जो कलर है, जो फॉन्ट का कलर है, बेसिकली फॉन्ट कलर, वो हमने सेट कर दिया है मैरून या रेड, जो भी आप समझो उसको, ठीक है, वो आप सेट कर सकते हो, आपको स्पेसिफिकेशन दी रहेगी। तो सबसे पहले बॉडी टैग में आपको बैकग्राउंड कलर के लिए बीजी कलर एट्रीब्यूट का यूज़ करना है, जिसके बारे में हमने बार बार क्वेश्चंस देखे। फिर आपको सेम अभी प्रीवियस क्वेश्चन में देखा ना, हमने हेडिंग के लिए फॉन्ट कलर यूज़ किया था, फॉन्ट टैग, तो वहाँ पे से ये हेडिंग सेट हो जाएगी। फिर ये आपको एक पैराग्राफ दिख रहा है, तो पैराग्राफ के लिए हम पी टैग का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे, पी टैग का पैराग्राफ के लिए। इसके लिए हम हेडिंग टैग के अंदर H1 हेडिंग में फॉन्ट कलर का यूज़ कर लोगे आप, ठीक है, समझ में आया। और इसके यहाँ पे बॉडी टैग में आप यूज़ करोगे बीजी कलर को। किसको यूज़ करोगे, बीजी कलर को, क्योंकि बीजी कलर से येलो सेट करोगे। फिर आ जाओ इधर, यहाँ पे देखो इमेज है, तो इमेज टैग को यूज़ करोगे, SRC में इमेज का पाथ मेंशन करोगे। नेक्स्ट ये आपको शो हो रहा है एक टेबल, अगेन इन सेंटर, बिल्कुल प्रीवियस जो क्वेश्चन उसके जैसा ही है। सो यहाँ पे आप कैप्शन टैग का यूज़ करोगे, टेबल में, टेबल टैग में कैप्शन का यूज़ करोगे, ठीक है, कैप्शन टैग का। फिर सेम वैसी की वैसी टेबल आपको क्रिएट करनी है TRTD से। ओके, और ये सब कहाँ मेंशन होगा, आपका टेबल टैग में। फाइन, नाउ नेक्स्ट देखो इधर, यहाँ पे आपको शो हो रही है एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसमें भी आपको ये लिंकिंग दिख रही है। लिस्ट में भी क्या है, लिंकिंग क्रिएट है, मतलब श्रीलंकन एलिफेंट और जो भी एलिफेंट्स के आपको अफ्रीकन एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं, इन पर जब आप क्लिक करोगे तो वहाँ उन एनिमल्स पे चले जाओगे, ठीक है, उनके बारे में डिटेल शो हो जाएगी। नेक्स्ट वेब पेज खुल जाएगा। तो ये आपको क्या कैसे क्रिएट करना है, कौन सा टैग का यूज़ करके, यूएल टैग का यूज़ करके। यूएल टैग में आप किसका यूज़ करोगे, एंकर टैग का यूज़ करोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको लिंकिंग भी करनी है। तो 4 वेब पेजेस आपके पास होने चाहिए ताकि आप उनको लिंक कर सको। सिमिलरली इन द लास्ट लाइन कॉन्टेक्ट अस पे आपको मेल को लिंक करना है। सो जो अभी क्वेश्चन हमने देखा और के पहले, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे ये वेब पेज भी डिजाइन करने को आएगा। ओके, सो क्या ध्यान रखना है आपको कि आपको सबसे पहले टैग्स पता होने चाहिए। अब यहाँ पे 5 स्पेसिफिकेशन है और भी है, ठीक है, 7 ही स्पेसिफिकेशन है। इन 7 में से कोई भी 4 ही आपको करके आनी है। पहले देख ले, बैकग्राउंड कलर ऑफ पेज इज येलो। बैकग्राउंड कलर क्या सेट करना है उसका, येलो, तो उसके लिए हम यूज कर लेंगे बीजी कलर एट्रीब्यूट। किस टैग में, बॉडी टैग में। लिंक कलर इज ब्लैक एंड विजिटेड लिंक कलर इज ग्रीन। तो यहाँ पे बीजी कलर, ए लिंक, लिंक एंड वी लिंक, इन एट्रीब्यूट्स का यूज करोगे। अब इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है ना, ए लिंक वी लिंक लिंक में, बिल्कुल नहीं है। लिंक टैग लिंक एट्रीब्यूट का यूज करोगे तो लिंक एट्रीब्यूट में जब आप जो भी कलर सेट करोगे तो लिंक का वो कलर आपको दिखेगा। जब आप क्लिक करने जाओगे तो एक्टिव लिंक बन जाएगी, तब कलर चेंज हो जाएगा। जब उस लिंक को क्लिक करने के बाद में उसका पूरा डेटा देख लोगे कि उस लिंक पे कौन सा वेब पेज खुल रहा है, विजिट कर लोगे, फिर वापस बैक करोगे तो विजिटेड लिंक का कलर कोई और हो जाएगा। तो ए लिंक, वी लिंक और लिंक, इन तीनों एट्रीब्यूट का काम क्या है, लिंक के कलर को सेट करना। ओके, नाउ तो ये 4 आपके स्पेसिफिकेशन 1 में है, जो कि बॉडी टैग में। किस टैग में करना है आपको ये सेट, यहाँ पे हम इसको यूज करेंगे बॉडी टैग में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड स्पेसिफिकेशन, फॉन्ट स्टाइल फॉर द पेज इज एरियल, मतलब पूरे पेज में जो फॉन्ट होंगे वो एरियल के होंगे। तो फॉन्ट का टाइप सेट करना है तो हम टाइप नहीं यूज करते हैं, फॉन्ट टाइप में आप इसका फेस एट्रीब्यूट यूज करोगे जिसमें आप एरियल सेट करोगे। हेडिंग ऑफ द पेज इज मैरून, ऑब्वियस, हेडिंग के लिए हम H1 टैग का यूज करेंगे। H1 टैग के साथ में आप यहाँ पे यूज करोगे फॉन्ट कलर को, है ना। सो फॉन्ट टैग का ही फॉन्ट कलर आप सेट कर दोगे। नाउ इमेज यूज्ड इन elephant.png, जो इमेज दिख रही थी वो इमेज का ही पाथ होगा जिसको आप इमेज टैग में SRC एट्रीब्यूट
एट्रीब्यूट में मेंशन करोगे, सिंगल या डबल इन्वर्टेड में। टेबल बॉर्डर इज 2px ऑब्वियस, टेबल जब क्रिएट करोगे तो टेबल में बॉर्डर भी क्रिएट करनी होगी ना, तो बॉर्डर आपको 2px के अकॉर्डिंग क्रिएट करना है। अगर बॉर्डर एट्रीब्यूट का यूज नहीं करोगे तो टेबल के आसपास कोई बॉर्डर आपको शो नहीं होगी। सो ये स्पेसिफिकेशन तो हमको अच्छे से आ गए, हमने समझ ली, प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखे, यहाँ भी देखा, बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। सो सारे स्पेसिफिकेशन अच्छे से समझना। ओके, नाउ यूज लिंक्स। अब वो 4 लिंक हमने देखी थी जो अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्रिएट थी, तो यूएल टैग में जो 4 लिंक है उनके लिए अगेन 1.html 2, 3 और 4, ठीक है ना। सो अफ्रीकन एलिमेंट, श्रीलंकन एलिमेंट जो थे जिन पे क्लिक करने पर पर्टिकुलर एनिमल्स के बारे में डिटेल ओपन हो रही थी, वो आपके जो वेब पेजेस है वो इन नाम से स्टोर है। ओके, सो इन्हें ही हमें लिंक करना है। तो यूएल टैग में हम किसका यूज करेंगे, एंकर टैग का यूज कर लेंगे हर एक लिंकिंग के लिए। ओके, नाउ ईमेल आईडी ऑफ बॉटम मैसेज इज abc.xyz, ईमेल आईडी सेम वही abc.xyz हमने लिया हुआ, ये हमने अज्यूम किया है। हम यहाँ पे आपको कोई भी ईमेल आईडी दे देंगे एग्जाम में, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, ठीक है। यहाँ पे फाइल का नाम 1 2 3 4 की जगह कुछ और भी नाम दे देंगे। सो यहाँ कंफ्यूजन की कोई पॉइंट नहीं होना चाहिए आपके माइंड में, क्योंकि लिंकिंग के लिए आपको देंगे ना डेटा, तभी तो आप लिंक कर पाओगे, आप फाइल का नाम लिख पाओगे, कोड करोगे तब, राइट। तो 7 स्पेसिफिकेशन में से कोई सी भी 4 ही स्पेसिफिकेशन आपको करनी है, बाकी कोड पूरा लिखना है, ये भी ध्यान रखना कि कोड पूरा लिखना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। HTML से स्टार्ट किया, हेड टैग के अंदर टाइटल टैग में कुछ भी मेंशन नहीं किया, क्योंकि कोई स्पेसिफिकेशन नहीं दी थी हमें कि क्या मेंशन करना है। बॉडी टैग में आ जाओ, पहला स्पेसिफिकेशन ध्यान से देखो, BG कलर इक्वल्स टू येलो, लिंक ब्लैक, वी लिंक ग्रीन। कलर भी नहीं दिए थे कि आपको एक्टिव लिंक, विजिटेड लिंक कौन से कलर की करनी है, तो हमने अपने अकॉर्डिंग कलर सेट कर दिया। BG कलर में येलो, तो इससे बैकग्राउंड येलो हो जाएगा, लिंक ब्लैक, वी लिंक ग्रीन। ओके, ऐसे एक्टिव लिंक भी आप मेंशन कर सकते हो। नाउ फॉन्ट फेस, अब पूरे वेब डॉक्यूमेंट में जो फॉन्ट लिख रहे हो आप, वो कैसा होगा, किस टाइप का होगा, एरियल टाइप का। तो फॉन्ट का टाइप यूज नहीं करा है, क्या यूज करा है, फेस। अभी देखा था हमने एमसीक्यूज में भी कि फॉन्ट का क्या होता है, फेस होता है एट्रीब्यूट, जिसकी मदद से आप एरियल, टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट का स्टाइल सेट कर सकते हो। कलर कौन सा होगा, हेडिंग का मरून होगा। अब हेडिंग कौन सी है, H2 हेडिंग इन्होंने यहाँ सेट किया, आप H1 भी लिख सकते हो। अलाइन सेंटर, क्योंकि हेडिंग सेंटर में होगी। ओके, इंडियन एलिफेंट H2 फॉन्ट को क्लोज कर दिया, फॉन्ट वहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है। इस तरीके से आप नेक्स्ट फॉन्ट टैग में एरियल मेंशन कर सकते हो, पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हो। इमेज पहले हमने सेट कर दी, तो इमेज का अलाइनमेंट सेट कर दिया, क्योंकि पेज के राइट साइड पे थी इमेज, ये सेकंड थर्ड स्पेसिफिकेशन है आपका। हाइट और विड्थ आपने इमेज की सेट कर दी, फाइन। फिर आपने पी टैग में, ओके, यहाँ पे पी टैग शुरू करना, और इस पी टैग में आपको क्या मेंशन करना है, पी टैग में आपको मेंशन करना है पैराग्राफ को। तो इस पी टैग में आपने पूरा पैराग्राफ मेंशन किया, और यहाँ पे पी टैग को क्लोज कर दिया जो पैराग्राफ लिखा हुआ था, फाइन। सी ऑल्सो पे आ गए, और फिर आपको क्या दिख रहा था वहाँ पे, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट दिख रही थी जिसमें एलिफेंट्स के नाम लिखे हुए थे। सो उस अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमने चारों लिस्ट के आइटम को क्रिएट किया, जिसमें आपने ए एट्रीब्यूट का यूज करके, एंकर टैग का यूज करके, उसमें href एट्रीब्यूट की मदद से 1 2 3 4 ये जो भी अपने लिंक्स थे उनको क्रिएट किया, फाइन। ये इस तरीके से आपको शो हो रहा है। सो ए टैग मतलब एंकर टैग, जो कि हाइपर लिंक रेफरेंस के लिए यूज किया जाता है, जिस भी फाइल को आप href में लिखोगे वो लिंक हो जाएगी। ओके, जैसे उस पर क्लिक करोगे तो पर्टिकुलर वेब पेज ओपन हो जाएगा। सो ये भी क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, आप टेबल पे आते हैं। सो टेबल टैग में हमने अलाइन किया, टेबल को सेंटर, बॉर्डर 2 सेट कर दिया, आप चाहो तो विड्थ हाइट भी सेट कर सकते हो। टेबल में नेक्स्ट हमें सेट करना है कैप्शन। टेबल का कैप्शन, थ्रेड्स टू एलिफेंट्स। ओके, कैप्शन टैग को क्लोज कर दिया। अब कितनी रो थी टेबल टैग में, 5 रो थी, तो उसके लिए हमने 5tr टैग को यूज कर लिया। ओके, और td टैग में हमने वो चीजें मेंशन कर दी। तो इस तरीके से टेबल टैग को यूज किया, यहाँ टेबल टैग क्लोज हो गया आपका, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, पैराग्राफ टैग आप चाहो तो यूज करो, नहीं भी करो तो भी ऑप्शनल है यहाँ पर, ठीक है ना। फॉन्ट साइज टू सेंटर फॉर फर्दर इंक्वायरीज। अब ये जो लास्ट लाइन थी वो सेंटर में दिख रही थी हमें पेज के, तो सेंटर टैग में हमने ये चीजें मेंशन कर दी। और वहां पे आपको अब जो लिंकिंग, यहाँ हमने वेब पेज के साथ लिंकिंग करी थी ना, प्रीवियस देखा आपने कहाँ से 1.html 2.html, बट यहाँ आपको लिंकिंग करनी है किसके साथ हमें, यहाँ पे href में आप मेल टू फंक्शन का यूज करोगे। किसका यूज करोगे, यहाँ पे आपको मेल टू फंक्शन का यूज करना है। जब मेल टू फंक्शन का यूज करोगे, इसके आगे मेल लिखोगे तो कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करने से उस पर्टिकुलर मेल पे लैंड कर जाओगे। सो ये चीज समझ में आ गई अच्छे से कि कैसे लिंकिंग क्रिएट करना है, किस तरीके से टेबल क्रिएट करना है, कैसे इमेज ऐड करना है, कैसे स्पेसिफिकेशन दी रहेंगी उनको आपको अप्लाई करना है। तो स्पेसिफिकेशन के लिए हर एक टैग के एट्रीब्यूट को याद करना बहुत ज़रूरी है। याद करना इन द सेंस कि हर एक टैग में क्या एट्रीब्यूट है उनको समझना आपको बहुत ज़रूरी है। ओके, सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है जहाँ पे HTML बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, एक एक पर्टिकुलर टैग पर डेडिकेटेड
डेडिकेटेड वीडियो बना हुआ है उनके एट्रीब्यूट्स के साथ, तो वहाँ से आप समझ सकते हो यदि नहीं अभी तक पढ़ा है समझा है तो, ताकि आप ये जो सैम्पल पेपर है, आने वाले जितने भी सैम्पल पेपर्स होंगे आप उनके आंसर्स खुद से कर पाओगे। नाउ सेक्शन ई विच इज़ द लास्ट सेक्शन, जिसमें आपको कुछ केस बेस्ड क्वेश्चन मिलने वाले हैं। केस स्टडी मतलब कोई कंडीशन दी रहेगी, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स हमें करने हैं। फाइन, चलो 4 मार्क्स के होंगे अगेन ये क्वेश्चंस भी। केस स्टडी फर्स्ट क्या दी हुई है, इन द स्कूल टेस्ट अनुपम वॉज सपोज्ड टू डिजाइन एन HTML टेबल एज गिवन बिलो। स्कूल टेस्ट में अनुपम को क्या करना है, एक HTML कोड लिखना है। ये टेबल नीचे दिख रही है, इसके लिए HTML कोड लिखना है। हेल्प हिम टू कंप्लीट द टेबल विद द राइट स्टेटमेंट इन द ब्लैंक्स, मतलब आपको कोड भी दिया हुआ है, उस कोड में कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उनको फिल करना है। ऑब्जर्व द टेबल एंड अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस गिवन आफ्टर द टेबल। इस टेबल के बाद जो भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जो 4 ब्लैंक्स दिए हुए हैं, उन्हें आपको फिल करना है। ओनली 4 है ना, मतलब यहाँ भी आपको चॉइस दी हुई है। फाइन, पहले टेबल ध्यान से देख लो। टेबल क्या है, सीरियल नंबर, क्लास, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इंग्लिश, हिंदी, रीजनल। अब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये टेबल स्टूडेंट से रिलेटेड है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट के सीरियल नंबर लिखे हैं, उनकी क्लास लिखी हुई है, और हिंदी, इंग्लिश और रीजनल के उनके मार्क्स या कितने पर्टिकुलर इस सब्जेक्ट में इनरोल्ड स्टूडेंट हैं वो लिखे हुए हैं, हमें ये समझ में आ रहा है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। अब HTML हेड, टाइटल में टेबल का कॉन्सेप्ट, टाइटल तो मेंशन नहीं था वहाँ टेबल में, मतलब टाइटल टैग में आप जो वेब पेज है उसका टाइटल मेंशन करते हो, तो यहाँ हमने टाइटल खुद से मेंशन किया हुआ है, टेबल कॉन्सेप्ट खुद से, इन द सेंस कि ये कोड भी आपको गिवन रहेगा, ये कोड भी आपको गिवन रहेगा। हेड टैग क्लोज, बॉडी टैग में फर्स्ट जो स्पेसिफिकेशन दी हुई है, जो फर्स्ट ब्लैंक दिया हुआ है वो लिखा है टेबल डैश 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 इज इक्वल्स टू 2। तो टेबल के साथ हमेशा कौन सा एट्रीब्यूट यूज होता है, टेबल के साथ हमेशा जो यूज होता है वो होता है कौन सा, बॉर्डर एट्रीब्यूट। कौन सा एट्रीब्यूट, बॉर्डर की वैल्यू ही न्यूमेरिक वैल्यू होती है। अगर टेबल में ये बॉर्डर एट्रीब्यूट यूज नहीं करोगे तो टेबल के आसपास बॉर्डर नहीं दिखेगी, है ना। जो ये टेबल के आसपास आपको बॉर्डर दिख रही है ना, ये जो बॉर्डर आपको थिक से दिख रही है ब्लैक लाइन की, जो ये बॉर्डर तभी दिखेगी जब आप टेबल के साथ में यहाँ एक एट्रीब्यूट यूज करोगे जिसका नाम होगा बॉर्डर। तो पहला जो स्टेटमेंट है उसका आंसर क्या आ जाएगा, बॉर्डर। ठीक है, आगे बढ़ो, टेबल क्रिएट करनी है। आगे देखो, अब यहाँ पे स्टूडेंट टेबल, टेबल का कैप्शन है ना, टेबल का नाम की कौन सी टेबल है, स्टूडेंट की टेबल है ऑब्वियस, तो यहाँ पे कौन सा टैग आ जाएगा, कैप्शन टैग। कैप्शन टैग क्या होता है, कंटेनर टैग होता है, तो स्टार्ट और एंड दोनों टैग होते हैं। ओके, तो स्टेटमेंट 2 में क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर, कैप्शन टैग। ओके, ये स्टार्ट और एंड दोनों होंगे। आगे बढ़ो, अब टेबल में देखो क्या पूछा है नेक्स्ट आपसे, TR। अब टेबल में रो क्रिएट करनी है। पहले टेबल ध्यान से देखो यहाँ पे, अब टेबल में पहली रो, सबसे पहले इस पहली रो को ही देखना। इस पहली रो में देखो यहाँ पर कि 2 रो को डिवाइड करके एक रो बनाई गई है। ये 2 रो को डिवाइड किया हुआ है, मर्ज किया हुआ है, 2 रो के मर्ज करके एक रो बनी हुई है ना। तो हम क्या यूज कर लेंगे, जब आप पहला हेडिंग क्रिएट करोगे तो इस हेडिंग में हम अप्लाई करेंगे रो स्पैन को। सो ये फीचर आप सभी को पता है ना, रो स्पैन इक्वल्स टू 2। 2 क्यों लिखा, क्योंकि 2 रो को मर्ज करके एक मेन हेडिंग रो बनाई है। यहाँ पे भी आप यूज करोगे रो स्पैन इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो सीरियल नंबर, क्लास, 2 रो को मर्ज किया हुआ है। आगे आ जाओ, अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सो इस पर्टिकुलर रो में क्या किया है, यहाँ पे कॉलम्स को मर्ज किया है भाई, 3 कॉलम को मर्ज करके ये बना है, राइट। तो यहाँ पे हम क्या यूज कर लेंगे, यहाँ हम यूज कर लेंगे कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3, 1 2 3, 3 कॉलम को मर्ज करके एक पर्टिकुलर कॉलम बना है। सो ये अच्छे से समझ में आया, बस यही आपको स्टेटमेंट्स में फिल करना है कि टेबल में जब आप पहली रो क्रिएट करोगे, ओके, सो यहाँ पे देखो आप TH, क्योंकि हेडिंग क्रिएट कर रहे हैं तो पहली सीरियल नंबर में रो स्पैन इक्वल्स टू 2, क्लास रो स्पैन इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका तीसरा स्टेटमेंट। यहाँ पे आप यूज करोगे रो स्पैन इक्वल्स टू 2, ये थर्ड स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ पे आ रहा है आपका फोर्थ स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट में 3 कॉलम्स को मर्ज किया गया है, तो यहाँ पे आपको यूज कर लेना है कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3। ओके, समझ में आ गए। 4 स्टेटमेंट थे, चारों स्टेटमेंट किस तरीके से पूछे, मतलब कोड समझना, कोड को लिखना आना ज़रूरी है। यदि वो आता है, समझता है आपको, आप लिख सकते हो कोड, किसी वेब पेज को देखकर कोड लिख सकते हो या कोड को देखकर वेब पेज बना सकते हो। ये चीज़ समझ में आती है तो ये ब्लैंक्स आप जल्दी से फिल कर लोगे। ओके, नाउ फिर इंग्लिश, हिंदी, रीजनल, इस तरीके से टेबल डेटा क्रिएट किया हुआ है। ओके, यहाँ पे फर्स्ट रो में 10 थे, क्लास है 35, 10, 6, नाउ दिस। अब यहाँ देखो सारी रोज क्रिएट हो गई, जो 3 रोज थी वो पूरी क्रिएट हो गई, 3-4 रोज। लास्ट में आ रहा है आपका स्टेटमेंट 5। तो एट द एंड क्या होता है, जब पूरा आपने वेब डॉक्यूमेंट बना लिया तो लास्ट में आपका टेबल टैग क्लोज होगा यहाँ,
ठीक है, टेबल टैग यहाँ क्लोज होगा, देन आपका बॉडी टैग क्लोज होगा, देन उसके बाद HTML टैग क्लोज होगा। तो ये हो गया आपका 5th स्टेटमेंट। ओके, सो टोटल 5 में से आपको क्या करने हैं, 4 ही फिलअप्स करके आने हैं, 4 ही स्टेटमेंट करके आने हैं। सो यहाँ पे मैंने आपके आंसर्स लिखे हुए हैं 5 स्टेटमेंट के, जो अभी बताए कि टेबल में बॉर्डर आएगा सबसे पहले स्टेटमेंट में, दूसरी बार आपका कैप्शन सेट होगा, थर्ड में रोज पॉइंट 2 2 बार आपको लिखना है, ठीक है, दोनों में, क्योंकि सीरियल नंबर और क्लास दोनों को रो को मर्ज किया हुआ है। कॉल स्पैन इक्वल्स टू 3, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3 कॉलम में डिवाइड किए, पहले कॉलम में इंग्लिश है, हिंदी एंड रीजनल था, इसलिए कॉल स्पैन 3। टेबल, बॉडी और HTML टैग को क्लोज करना है 5th स्टेटमेंट में। सो है ना इजी, केस स्टडी वाले क्वेश्चन बहुत ईजी है, कोड समझ में आता है तो आप इसको बहुत अच्छे से करके आओगे, इसी पैटर्न पर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, ऐसे ही आपको आंसर्स लिखकर आने हैं। ओके, नाउ केस स्टडी 2, अभी केस स्टडी 1 क्लियर जो कि HTML पर बेस्ड था। केस स्टडी 2 में आपको पूछा है, कंडीशन दी है, कृतिका हैज रिसेंटली क्रिएटेड हर सोशल अकाउंट। ये आ गया आपका साइबर एथिक्स वाला चैप्टर। कृतिका ने क्या किया, अपना रिसेंटली सोशल अकाउंट क्रिएट किया। सोशल अकाउंट कहाँ क्रिएट करना है, कोई भी सोशल मीडिया वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टा, किसी की भी हम बात कर लें। ओके, सो शी इज़ वेरी एक्साइटेड एज शी वेटेड सो लॉन्ग टू गो ऑनलाइन। ओके, जब उसने अपना सोशल अकाउंट क्रिएट किया तो बहुत एक्साइटेड थी कि अब वो ऑनलाइन जाएगी, अपना अकाउंट मेंटेन करेगी लाइक दिस। शी इज़ रिसेंटली ऑल्सो गॉट एडमिशन इन अ प्रेस्टिजियस हाई स्कूल एंड डज नॉट नो मेनी स्टूडेंट्स। और रिसेंटली उसने उसी टाइम पे जब अपना सोशल अकाउंट क्रिएट किया तो उसने प्रेस्टिजियस स्कूल में क्या लिया था, एडमिशन लिया। ओके, और वहाँ वो बहुत सारे लोगों को जानती भी नहीं थी, मतलब ज़्यादा कोई फ्रेंड्स भी नहीं बने थे। सो व्हेन शी लॉग्स इनटू हर सोशल मीडिया अ फ्यू डेज लेटर शी फाइंड्स दैट समवन इज पोस्टिंग नेगेटिव। कुछ दिनों बाद जब उसने लॉग इन किया अपने अकाउंट में तो उसने देखा कि उसके जो सोशल मीडिया अकाउंट थे वहाँ पे कुछ निगेटिव कमेंट्स थे, कुछ निगेटिव पोस्ट थे। सो डिमीनिंग कमेंट्स ऑन हर सोशल मीडिया प्रोफाइल, शी इज़ ऑल्सो गेटिंग रिपीटेड मेल्स, कुछ ऐसे मेल्स भी थे जो रिपीट हो रहे थे, ओके, फ्रॉम अननोन पीपल। So whenever she goes online, she is trolled by multiple unknown people. So जब वो ऑनलाइन जाती तब वो देखती, लॉगिन करती, तो इसी तरीके से यही कंडीशन सेम रिपीट हो रही थी, ठीक है, कि कुछ नेगेटिव पोस्ट हो रहे थे उसके सोशल अकाउंट पे, वही सेम मेल्स रिपीट अगेन एंड अगेन हो रहे थे। सो यहाँ पर भी इस कंडीशन पर बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, उनके आंसर आपको करने हैं, लेकिन कितने, अटेम्प्ट ओनली 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन भी, 2 केस स्टडी आएगी, यहाँ कोई चॉइस नहीं रहेगी, डी सेक्शन में ही आपको चॉइस मिलेगी जहाँ एक क्वेश्चन होगा 4 मार्क्स का। ओके, so based on the given information answer the following questions. Identify the type of cyber crime Kritika is a victim of. कृतिका के साथ जो भी साइबर क्राइम हो रहा है, क्योंकि ये हमने देखा कि ये एक टाइप का साइबर क्राइम है, बट किस टाइप का है, सो यहाँ पे आपको क्या बताना है, दिस इज द साइबर स्टॉकिंग। किस टाइप का है, साइबर स्टॉकिंग। सो फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, ऑनलाइन थ्रेड्स, ऑनलाइन फ्रॉड, ये सब हमने डिस्कस किया था ना। सो यहाँ पर जो इस तरीके का केस होता है कि रॉन्ग पोस्ट आना, आपकी आईडी हैक हो जाना, किसी तरीके से निगेटिव कमेंट्स आना, कैसे भी स्पैम मैसेजेस आना बार बार, ओके, सो ये सब केसेस किस में आते हैं, साइबर स्टॉकिंग के अंदर आते हैं। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन शी शुड टेक। अब ऐसे टाइम पे उसको क्या करना चाहिए, क्या एक्शन लेना चाहिए। सो क्या लगता है आपको, शी शुड इन्फॉर्म हर पेरेंट्स एंड ब्रिंग टू द नोटिस ऑफ स्कूल अथॉरिटीज़। ऑब्वियस, उसको अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना चाहिए और स्कूल अथॉरिटीज़ के साथ में डिस्कस करना चाहिए, उन्हें नोटिस देना चाहिए, बताना चाहिए कि ऐसा ऐसा उसके साथ में हो रहा है, लाइक इस तरीके से मैसेजेस, ईमेल्स आ रहे हैं, राइट, और अपने पेरेंट्स से डिस्कस करना चाहिए ताकि सही टाइम पे सही एक्शन को लिया जा सके, उसका अकाउंट बचाया जा सके, राइट। नाउ नेक्स्ट इज after hearing her ordeal, the school decides to publish a set of moral principles that determines the appropriate behavior of students while using the internet. The school is referring to, अब ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, ध्यान से लिखना है यहाँ पर कि आफ्टर हियरिंग हर ऑर्डर, जो उसने स्कूल को बताया, जिस तरीके से उसने रिक्वेस्ट किया, नोटिस दिया, समझाया, तो उसके अकॉर्डिंग स्कूल ने डिसाइड किया कि सारे स्टूडेंट्स को इंटरनेट से रिलेटेड, है ना, जो भी इंटरनेट पे आप जो फेस कर रहे हो, जो प्रॉब्लम्स होती है, जो साइबर क्राइम्स होते हैं, किस तरीके से आपको नेट एटिकेट्स को फॉलो करना है, जैसे आप घर में डिसिप्लिन को फॉलो करते हो, एटिकेट्स में रहते हो, मैनर्स में रहते हो, बिल्कुल उसी तरीके से वो मॉरल प्रिंसिपल्स स्कूल ने डिसाइड किया कि हम स्टूडेंट्स को बताएं दैट हाउ टू बिहेव ऑन इंटरनेट वाइल यू ऑनलाइन।
ओके, सो द स्कूल इज रिफरिंग टू, तो इस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम किस नाम से जानते हैं? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इंटरनेट प्राइवेसी, कंप्यूटर एथिक्स और साइबर एथिक्स। सो अभी मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि ये क्वेश्चन किस चैप्टर से लिया हुआ है, कहाँ हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी है, जहाँ पे हमने सीखा था कि इंटरनेट को कैसे यूज़ करना है, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, क्या क्या साइबर क्राइम्स हो सकते हैं, राइट। सो ये आपका आएगा किस में? साइबर एथिक्स में, क्योंकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट तो एक तरीके से वो होता है जहाँ पर किसी पर्सन की प्रॉपर्टी को, डिजिटल प्रॉपर्टी को आप अपनी प्रॉपर्टी बताकर यूज़ कर रहे हो बिना उसको रेफरेंस दिए, बिना उसको बताए, बिना उससे परमिशन लिए, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट हो गया। और यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं हो रहा है। इंटरनेट प्राइवेसी, तो यहाँ प्राइवेसी के लिए ही तो आपके जो स्कूल अथॉरिटीज़ है वो आपको मॉरल प्रिंसिपल्स बताने वाले हैं। सो ये भी कोई आंसर नहीं है। कंप्यूटर एथिक्स नहीं कहते इसे, हम साइबर एथिक्स कहते हैं, क्योंकि इंटरनेट से रिलेटेड यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है। सो व्हाट इज द आंसर? द आंसर इज साइबर एथिक्स। ओके, नाउ अगर ये चॉइस नहीं भी आती है, ये क्वेश्चन आंसर्स में भी आता है, तो भी आपको अपने चैप्टर का नाम लिख कर आना है कि किन एथिक्स को स्कूल एक्सप्लेन करेगा, किन मॉरल प्रिंसिपल्स को? साइबर एथिक्स को। नाउ फोर्थ, अगेन ये भी कैसा क्वेश्चन है आपका? एमसीक्यू बेस्ड है। कृतिका इज एडवाइज्ड बाय हर बेस्ट फ्रेंड। अब उसकी बेस्ट फ्रेंड ने क्या एडवाइस किया ऐसी सिचुएशन में? सीरत टू प्रोटेक्ट हर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटेंशनल और अनइंटेंशनल अटैक बाय अदर्स। दिस इज ऑल्सो नोन एज, इसे हम क्या कहेंगे? डिजिटल राइट, कॉपीराइट, डेटा प्राइवेसी या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सो देखो ये भी बहुत इजी है, यहाँ पे हम इसे क्या कहेंगे? डेटा प्राइवेसी, कि किस तरीके से उसे अपना यूजर आईडी पासवर्ड बचा के रखना है, किसी के साथ शेयर नहीं करना है। ओके, सो उसकी बेस्ट फ्रेंड ने भी उसे ये सारी चीज़ें एडवाइस किया। सीरत इज हर बेस्ट फ्रेंड, उसने बताया कि कैसे तुम्हें दूसरों से बचना है, क्योंकि किसी भी तरीके से लोग आपको इंटेंशनली अनइंटेंशनली वो कर सकते हैं ना, परेशान कर सकते हैं। ठीक है, कोई हैकर्स होते हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन को हैक कर सकते हैं। सो उसे आपको प्रॉपरली बचा के रखना है। सो इसे हम कहते हैं किस नाम से? डेटा प्राइवेसी के नाम से जानेंगे। सो जिसके लिए हम क्या करेंगे? स्ट्रॉन्ग यूजर नेम, आईडी, पासवर्ड का यूज़ करेंगे। प्रॉपर सेशन पे आप लॉग इन लॉग आउट हो जाओगे, मतलब लॉग इन हुए हो तो आपको लॉग आउट होना है ताकि आपका आईडी ओपन ना रह सके। फाइन, जिस भी वेबसाइट को एक्सेस करें तो वो वेबसाइट सिक्योर हो, सिक्योर चैनल पे आप काम कर रहे हो वो भी आपको देखना है। फिफ्थ, Kritika decides to make a list of common safety precautions to be taken when online. Write some points that Kritika should include in her list. ध्यान से समझ लो, कृतिका ने डिसाइड किया कि वो क्या करेगी, अब से इंटरनेट पर जब भी ऑनलाइन जाएगी, अपने सोशल अकाउंट को यूज़ करेगी तो कुछ प्रिकॉशंस को लेगी, ठीक है, वाइल शी ऑनलाइन। तो उसके लिए उसने कुछ पॉइंट्स को अपनी लिस्ट में ऐड किया कि उसे जब ऑनलाइन जाना है तो कैसा बिहेव करना है, किन पॉइंट्स को ऐड करना है। सो सेफ गार्डिंग वंस पासवर्ड एंड सेंसिटिव ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन, logging out of social media account after session, no bullying or trolling anyone by disrespecting them or passing inappropriate remarks। भाई किसी से भी आप ऐसा बिहेव मत करो ऑनलाइन कि उसे हर्ट हो। लाइक यहाँ पर आप किसी को भी डिसरिस्पेक्ट मत करो, अच्छे कमेंट्स करो, नहीं हो रहा है तो मत करो कमेंट्स, ओके। किसी के साथ निगेटिव बिहेव मत करो, और अपने यूज़र आईडी पासवर्ड को बचा के रखो, इतना स्ट्रॉन्ग क्रिएट करो कि कोई इजीली जज ना कर पाए, जिसमें क्या हो, कुछ नंबर्स हो, लेटर्स हो, अपर केस लोअर केस में कुछ स्पेशल सिंबल्स हो, राइट। और हमेशा सेफ वेबसाइट्स को ही आप एक्सेस करो। सो ये कुछ पॉइंट्स थे जो उसने अपनी लिस्ट में ऐड किए। फाइन, सो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा सैम्पल पेपर फिनिश हुआ। होप आपको अच्छे से ये सैम्पल पेपर समझ में आया। यदि चाहते हो कि ऐसे और प्रैक्टिस पेपर मिले जिससे आपका ये पेपर अच्छे से प्रिपेयर हो जाए और बोर्ड एग्जाम में कोई भी गलती होने से आप बचो, हर एक चीज़ को आप अच्छे से समझ सको, ठीक है। सो मिलेंगे हम नेक्स्ट सैम्पल पेपर में इसी तरीके के। सो मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है K-12 तक। साथ ही आप यहाँ पर CBSE, NTSE, ओलंपियाड, CVT, IIT, JEE, नीट की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बिल्कुल 100% फ्री विथ हाई क्वालिटी एजुकेशन के साथ। सो मैग्नेट ब्रेन्स यूट्यूब पे तो आपको सारे वीडियोस लेक्चर्स मिल ही जाते हैं। यदि आप चाहते हो इसे एक्सेस करना तो हमारी वेबसाइट www.magnetbrains.com से भी एक्सेस कर सकते हो। साथ ही मोबाइल ऐप भी अवेलेबल है, प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हो। हर जगह आपको 100% फ्री कंटेंट मिलेगा, कोई कूपन या किसी तरीके का कुछ भी पेमेंट करने की बिल्कुल नीड नहीं है, 100% फ्री आप वॉच कर सकते हो। साथ ही आपको कुछ अपडेट चाहिए तो आप हमारे फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर अकाउंट को भी चेक कर सकते हो। सो आप अपनी एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स को स्कोर करो, साथ ही साथ अपनी लाइफ में कुछ बहुत अच्छा अचीव कर सको। सो मैग्नेट ब्रेन्स पे बने रहिए। थैंक यू सो मच।